अच्छा, स्क्रीन आपके साथ सबके साथ शेयर हो रही है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आज की जो प्रेजेंटेशन है। तो जी हाँ। इसको हम स्टार्ट करते हैं अब कि मैं ये आप समझें कि ये पूरे कोर्स के ये बैकबोन है टैक्सेशन इन जर्मनी। जर्मनी के हवाले से अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सी मिसकंसेप्शंस हम लोगों के जहनों में डाली जाती हैं। जैसे ही हम जर्मनी में आते हैं तो कुछ लोग हमें इसको पुलिस स्टेट कह के भी डरा देते हैं कि पता नहीं यहाँ पे पुलिस गुंडागर्दी करती है। फिर कुछ लोग जो ना इसको टैक्स स्टेट कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा टैक्सेशन है, पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा। तो एक वो डर जो पहले दिन से हमारे जेबों में बैठ जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली हम उसी इंप्रेशन को, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम उसी इंप्रेशन को देखे तो आगे चलते जाते हैं। और चूंकि पहली कोशिश हमारी ये होती है स्टडीज के बाद, जितने भी हम लोग वहाँ पर स्टडी करने जाते हैं, कि पहले तो हम जॉब करें। ऑब्वियसली एक बेहतर ऑप्शन होती है जॉब करना, जॉब से स्टार्ट करना, अपना एक्सपीरियंस गेन करना, कुछ पैसे जमा करना और अपने दीगर मामलात को सेटल डाउन करना, नेशनैलिटी वगैरह इधर उधर सारा जो है फैमिली सेटअप उसको मेंटेन करना बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इसी तरह मैंने भी किया है, मैंने 3 साल जॉब की, उसमें ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया बिजनेस का। तो वो होता है कि जब हम उस जॉब के अंदर चले जाते हैं तो हमें वो बैक ऑफ द माइंड ना वो चीज़ें जहन में बैठा दी जाती है कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है। और फिर जब हम अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं एज अ सिंगल, हमारे मतलब 40% तकरीबन कट चुकी होती है, उस पर भी हमें यकीन होता जाता है। लेकिन जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो तब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ये टैक्स जो रेशो है वो ड्रॉप होनी शुरू हो गई है। मतलब शादी के बाद 30% पे, बच्चों के साथ फिर ओवर 27 पे, फिर किंडरगार्टन वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मतलब उससे जो ना फिर हम असेस ये कर सकते हैं कि जैसे जर्मनी में कोई एक फिक्स टैक्सेशन नहीं है, कोई सिस्टम है जो फॉलो अप करता है, जो देखता है कि किसको कितने पैसे चाहिए, किसको कहाँ पे हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो उसको उस हिसाब से टैक्स कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जब हम जॉब पे भी होते हैं तो ये चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन स्टिल जो बैक ऑफ द माइंड हमारे जो चीजें डली होती है ना, कि बहुत ज्यादा टैक्स है, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने अपना काम शुरू किया, उस डर से नहीं हम बाहर निकल सकते। उसकी भी कुछ ना बड़ी अहम वजूहात है। आपको याद होगा, शायद कुछ लोगों ने देखी हो, मेरी एक पोस्ट थी पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड ग्रुप के अंदर, मैंने डाली थी टैक्सेशन के हवाले से कि जर्मनी में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। उस पे एक दो अहबाब है, उन्होंने कमेंट किया कि जर्मनी में हम 50% तक जो है टैक्स देते हैं। अच्छा, मैंने उन्हें कमेंट किया कि आप लोग बताएं किस तरह से ना, क्या कोई मिसाल दे के आपने इतने पैसे कमाए हैं और इतना आपने टैक्स दिया। अच्छा, उन्होंने कोई मिसाल नहीं दी मुझे। अच्छा, मैंने पूछा आप करते क्या है ना, कहते जी हम एक साहब उस पे से कहते हैं हम 10 साल से सेल्फ स्टैंडर्ड है कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं कहा आप छोड़ क्यों नहीं देते, जब आपका 50% आप टैक्स दे रहे हैं, आप इतने तंग हैं, आप छोड़ क्यों नहीं देते। कहते नहीं ये मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी अर्निंग इस पे ना अच्छी हो जाती है। तो मैंने फिर उन्हें चैट में उस पे अलग से भी कहा, मैं कहा आप लोगों को फिर क्यों डरा रहे हैं, जो ना अगर आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है आप लोगों को मतलब गाइड करें, अच्छे तरीके से गाइड करें। ठीक है जर्मनी में टैक्सेस हैं, पूरी दुनिया में टैक्सेस है ना, कहीं पे भी कोई भी मुल्क टैक्स फ्री उस तरह से नहीं है। बल्कि आप जो थे दुबई वगैरह भी, ये भी बेचारे आप टैक्सेस की तरफ आ रहे हैं। कि दुनिया की इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी चलाना टैक्सेस के बगैर बहुत मुश्किल है। अनटिल और अनलेस वहाँ कोई इलीगल मनी आ रही है, ड्रग्स के पैसे आ रहे हैं, कोई इस तरह के काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज हैं जैसे पनामा वगैरह है, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, तो वहाँ पे उन लोगों को टैक्सेस की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ग्रो नहीं करते वो मुल्क। मतलब पनामा में पता नहीं कौन कौन इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं है ना उनकी दुनिया में। लेकिन एज कम्पेयर टू जर्मनी है या जो मुल्क हैं जो टैक्स देते हैं या देते हैं प्रॉपरली, उनकी ग्रोथ है। मतलब वो दुनिया की सुपर पावर्स में से हैं, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमिस्ट में से हैं वो। तो इसको मतलब हमें समझने की जरूरत है कि टैक्सेस जो है वो कुछ सजा नहीं है। ठीक है, मतलब हम जर्मनी में रहते हैं, हमें पता है हम बेहतरीन सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, हम बेहतरीन मेडिकल सिस्टम इंजॉय करते हैं, हमारे बच्चे जो है स्कूल फीसेस नहीं देते। इवन यूनिवर्सिटीज में हमने मतलब हम एज अ फॉरेन स्टूडेंट्स गए हैं, हमने नहीं बहुत ज्यादा कोई फीसेस दी। वो छोटे मोटे सेमेस्टर बाय तरह के होते हैं, 400-500 यूरो के, वो देते थे हम। तो उससे में अब थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई होंगी। तो वो भी मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टडी भी। मतलब ये तो चीजें हमने खुद ऑब्जर्व की हैं। अब जाहिर बात है वो चीजें कहाँ से हो रही हैं, उसमें सिस्टम में पैसे आ रहे हैं। और पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेसेस करते हैं, वो टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन पैसों से लोगों को फिर फैसिलिटेट करती है। उसमें टैक्स पेयर भी शामिल हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कम टैक्स देते हैं, वो भी सेम फैसिलिटीज इंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली टैक्स सिस्टम जो है ये एक ब्लेसिंग है किसी भी कंट्री के लिए।
असल इशू ये आता है कि हम पाकिस्तान से गए हैं, हमें पाकिस्तान में ये टैक्स सिस्टम कभी नजर नहीं आया ना, इसने कभी वर्किंग की हो, हमारी गवर्नमेंट्स इस तरह की रही हैं कि इन्होंने जितना भी टैक्स जमा होता रहा है उसको कभी लोगों की फलाह के लिए यूज नहीं हुआ। तो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे वो भी चीज आ जाती है कि हम किसी तरह जो है ना टैक्स को पे ना करें। वेर एज जर्मनी में जब हम जाते हैं तो जर्मनी में तो बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट है। गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट भी कर रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा सलूक भी कर रही है, हम टैक्सेस भी दे रहे हैं, तो मतलब प्रॉस्पेरिटी नजर आती है हमें, अपनी टैक्सेस की वर्थ नजर आती है। तो ये चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बैक ऑफ माइंड ये चीजें क्लियर करें। और बाकी लोगों के साथ भी जब भी सेशन होता है हम बात करेंगे कि टैक्सेस जो है ये ब्लेसिंग है, ये कोई पेनल्टीज नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज जो है ना, टैक्स हमेशा हमारे प्रॉफिट में से हमने देना है। मतलब कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट जो है ना, हमारी जेब में जो हमारी इन्वेस्टमेंट की पैसे है ना, उसमें से कभी कोई टैक्स नहीं देता। ठीक है, मतलब हो ही नहीं सकता कि हमें प्रॉफिट ना हो, हम लॉस पे जा रहे हैं या ब्रेक इवन पे जा रहे हैं और गवर्नमेंट आके हमारे से टैक्सेस ले, ये तो हो ही नहीं सकता। ये टैक्स सिस्टम की प्रिंसिपल के खिलाफ है। बट टैक्सेस आर सपोज टू बी देयर जहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट अपना शेयर मांगती है, उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अगर एक वेलफेयर स्टेट चलानी है तो उसमें उन्हें पैसे चाहिए ना। गवर्नमेंट तो कोई अर्निंग बॉडी नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस से पैसा जमा करके लोगों पे लगाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, एजुकेशन की सूरत में, हेल्थ सिस्टम की सूरत में, वगैरह वगैरह जो भी है। तो बेसिकली हम लोगों को अब ये समझना है कि टैक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सेस आर समथिंग गुड। ठीक है, लेकिन इस पे अब हमने देखना कि हम ये भी नहीं हमने करना कि हम अपने आप को गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल खुला छोड़ दें। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी ये नहीं कहती कि आप जो है ना मतलब हमारे सामने बिल्कुल ओपन हो जाए। उन्होंने कहा आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनसे राब्ते करें, उनसे कांटेक्ट करें। टैक्स कंसल्टेंट जो है बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया हुआ है टैक्स सिस्टम को। उन्हें पता है कि जी अगर आपका 50 यूरो टैक्स जा रहा है तो आप इसको 40 कैसे कर सकते हैं, आप इसको 45 कैसे कर सकते हैं, आप 35 कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जीरो नहीं कर सकते। मतलब जीरो तो करना ही इलीगल है ना, प्रॉफिट में से आप करके, तो वो तो काम ही खराब हो जाएगा। तो बेसिकली टैक्स कंसल्टेंट्स का काम है, वो हमें बताते हैं कि आपका अगर टैक्स आ रहा है, फर्ज करें आपको टैक्स देना पड़ रहा है 30% या 35%, आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और एवरी परसेंट जो हम रिड्यूस करेंगे वो हमारी प्रॉफिट में गेन हो रहा है। ठीक, तो अब हमने इतना लालची भी नहीं होना कि हम कहें जी 100% प्रॉफिट ही हमने लेना है, और हमने इतने फराख दिल भी नहीं होना हम कहें जी हम तो सब कुछ खोल के गवर्नमेंट के आगे रखते। तो एक मॉडरेशन हमें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, एक मॉडरेट वे हमें चाहिए। और वो वे ऐसे ही है कि हम इस सिस्टम को खुद भी समझें कि टैक्सेस होते क्या हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं इस कंट्री के अंदर, वो कैसे काम करते हैं। ऑब्वियसली मतलब मेरा ये काम नहीं है या आपका भी ये काम नहीं होगा कि हम बिल्कुल बारीकियों में चले जाएं, लेकिन हमें एक सरफेस पे रहते हुए सरफेस नॉलेज में होना चाहिए कि टैक्सेस होते क्या हैं। ऑब्वियसली ये करने का जो काम है वो टैक्स कंसल्टेंट्स का काम है, वो आपको करके देंगे, वो आपको बताएंगे ये आपका 35% है, आप इसको 33 या 30 या 25 कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी गेन होती है आपके प्रॉफिट में। अगर आपको 1% भी नजर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी गेन है आपके लिए। तो उसमें बेसिकली ये है कि बारीकियों में हमने खुद से नहीं जाना, वो टाइम वेस्टेज है हमारा। हम ऊपर से रह के सिस्टम को समझें और उसके अंदर हमें पता हो कि हमने अपने जब स्टोय बराटर से टैक्स कंसल्टेंट से कोई बात करनी है तो हमने किस बेस के ऊपर ये बात करनी है उसके साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं चाहता कि हम लोग क्लियर करें खुद को कि टैक्सेस कोई बुरी चीज नहीं है। एक माइक जो ना म्यूट कर दें सब अपना। जी थैंक यू। अच्छा, अब ये तो था बेसिकली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टैक्सेस के हवाले से कि टैक्सेस से हमने डरना नहीं है। टैक्सेस आर देयर टू सपोर्ट अस इन लॉन्ग रन। ठीक है, मतलब हमने ही टैक्स से इंजॉय करना है अपनी लाइफ को। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि टैक्सेस जर्मनी में कितनी किस्म की हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं, मोटे मोटे टैक्सेस कौन कौन से जो हम पे लागू होते हैं एज अ या एज अ बिगिनर। उसमें हम डिस्कस करेंगे आइंसलुंटरनेमन, सोल प्रोप्राइटर को, और गेम्बेहा उगे को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज थॉरोली कि इसमें कौन कौन सी किस्म के टैक्सेस हैं और कितनी परसेंटेज इसकी अप्रोक्सीमेटली बन जाती है, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो और आपके जहन में जो डर है टैक्सेस का वो निकल जाए। तो इसमें बेसिकली टैक्सेस जो है
टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ट्रेड टैक्स है, जिसे जर्मन में Gewerbesteuer कहते हैं। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स है, Körperschaftsteuer कहते हैं उसे। फिर इनकम टैक्स है, Einkommensteuer। फिर वैट है, जिसको हम Umsatzsteuer भी कहते हैं या Mehrwertsteuer के नाम से भी जानते हैं। ये जो पहले 4 टैक्सेस हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेस ये हैं जो हमारे ऊपर एज अ बिजनेस ओनर जो ना हम पे लागू होते हैं नॉर्मली। ये 4 टैक्सेस हैं। ठीक? इसमें जो नेक्स्ट टैक्स है पे रोल टैक्स है, जिसको लोनस्टोयर कहते हैं। ये बेसिकली अगर हमारे कोई एम्प्लॉयज हम कल को रखेंगे, जैसे अभी आप लोग जॉब्स करते हैं तो आप लोग लोनस्टोयर पे करते हैं, पे रोल टैक्सेस पे करते हैं, तो ये हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उसके ऊपर ये लागू होगा। इसी तरह क्रिश्चियन स्टोयर है, जो लोग चर्च के साथ एसोसिएटेड हैं जर्मनी में, वो चर्च टैक्सेस भी पे करते हैं। हम चूंकि चर्च के साथ एसोसिएट नहीं है, तो हम अपने आप को डी रजिस्टर करवाते हैं इसमें कि हम चर्च के साथ एसोसिएट नहीं है, तो हम वो टैक्स पे नहीं करते। तो ये जो लास्ट पॉइंट, इसको हम इतना थॉरली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हमारे बिजनेस ओनरशिप के साथ में इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते। लेकिन जो फर्स्ट 4 हैं, जिनमें ट्रेड टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स और वैट है, इनको अब हम 1 बाय 1 थोड़ा स्टडी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको ट्रेड टैक्स के साथ। ठीक है। अच्छा, बिफोर के हम जंप करें ट्रेड टैक्स के ऊपर, 2 डेफिनेशंस आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। एक तो है फ्राई बेत्राग, इसको हम कहते हैं टैक्स फ्री अलाउंस। इससे क्या मुराद है? जब फ्राई बेत्राग ना हर मुल्क के अंदर, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर जो ना हर गवर्नमेंट ने एक अमाउंट दी हुई है जो टैक्स फ्री होती है। बिजनेस ओनर्स के लिए भी होती है और एम्प्लॉयज के लिए या फ्रीलांसर्स के लिए भी होती है और एम्प्लॉयज के लिए भी होती है। ठीक है। तो हर मुल्क ने ये किया हुआ है। हम इसको बिजनेस ओनर्स की नज़र से आज देखेंगे, एम्प्लॉयज की तरफ से हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है। ठीक है। तो फ्राई बेतराग वो अमाउंट है जिसको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप टैक्स फ्री अमाउंट है आपकी, अगर आप साल में इतना कमाते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना। अच्छा, जर्मनी में जो टैक्स फ्री अलाउंस है, ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप्स और जो पर्सोनल गैजेलशाफ्ट है, यानी जो पर्सन बेस्ड कंपनीज हैं जिसपे पार्टनरशिप्स होती हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हैं, उन पे ये वैलिड होता है। गे और गे एम में टैक्स फ्री अलाउंस नहीं मौजूद है जर्मनी के अंदर। तो ये जो अमाउंट है, ये 24,500 यूरो है। यदि फर्ज करें आपने आज एक कंपनी शुरू की है, वो साल में 24,500 यूरो प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट इज योर अर्निंग बेसिकली। ठीक है। अब आपका प्रॉफिट जो है वो 24,500 यूरो है, तो आपने टैक्स पे नहीं करना। ठीक है। आप देखें कितनी बड़ी सहूलत है कि साल का अगर आप पर मंथ तकरीबन 2,000 कुछ यूरो आप कमा रहे हैं, तो वो टैक्स फ्री इनकम है आपकी। ठीक है। अब जर्मनी में आपको कोई ये नहीं बताता, या बहुत कम लोग ये चीजें बताते हैं कि जर्मनी में टैक्स फ्री भी है। कि बेसिकली अगर हम आइंसलउंटरनेhmen के ऊपर या पर्सोनलgesellschaft में जाके हम 24,500 यूरो कमाते हैं, तो हमें कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देना। ये हमारा टैक्स फ्री अलाउंस है। ठीक। एक तो ये आपने डेफिनेशन जेन में रखनी है, टैक्स फ्री अलाउंस या फ्राई बेतराग। अच्छा, अब दूसरी जो डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं सू फेरस्टोरेंडस आइनकोमन, यानी टैक्सेबल इनकम। या टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? अब हमने पीछे देखा कि एक चीज है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और एक चीज है हमारा टैक्स फ्री अलाउंस। अब अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और टैक्स फ्री अलाउंस, इसको हम माइनस करें, अगर ये 0 से कम है, मतलब अगर ये 0 है और 0 से कम है, यानी कि 24,000 24,500 या 24,500 से कम है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम 0 हो जाएगी। और अगर हमारा प्रॉफिट फर्ज करें 30,000 यूरो है और हमारा टैक्स फ्री अलाउंस है 24,500 यूरो, इसको हम माइनस करते हैं, तो हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5,500 यूरो बनेगी। मतलब आपने देखे कि 30,000 यूरो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन हम टैक्स जो देंगे वो 5,500 यूरो के ऊपर देंगे, 30,000 यूरो के ऊपर नहीं देंगे। इसी तरह जब हम कहेंगे जी हमारा जो प्रॉफिट है, साल का जो एनुअल प्रॉफिट है हमारा आया है 50,000 यूरो, अब हमने कहना है जी हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, माइनस 24,500 यूरो हम करेंगे, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो हमारी हो जाएगी 25,500 यूरो, जो है वो टैक्सेबल इनकम हमारी रह जाएगी। जी नवीद। फराज, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब कोई नेबन बरूफ के तौर पे कर रहा है, तो क्या उस वक्त जो उसकी जो प्राइवेट इनकम है, लाइक सैलरी की इनकम है,
वो इन एडिशन टू दैट ये टैक्स फ्री अलाउंस होगा? एक बंदा ऑलरेडी 60,000 कमा रहा है, जी जी तो क्योंकि जब हम पर्सनल में जाते हैं तो ये इनकम तो उसके ऊपर टॉप में जाती है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना ये हमने एंड पे रखते हैं इसको। मैं भी अपने पास लिख देता हूँ, आप भी अपने पास लिख लें। इसका हम ना प्रैक्टिकल आंसर लेंगे फराज से। मोहम्मद फराज जब आएंगे तो वो भी हमें बताएंगे, मैं भी आपको इस पर ब्रीफ करूंगा। अभी हमने सिर्फ इसको समझ रहे हैं सिस्टम को, ताकि आपके जेहन में क्वेश्चन राइज हो, क्वेश्चन रेज करें आपके जेहनों में। तो राइट। अभी आप सिर्फ इन चीजों को ना थोड़ा सा समझें, और फिर हम एंड पे ना इसको क्वेश्चन आंसर देते हैं। आप क्वेश्चन अपने लिखते जाएं अपने पास। जी, सेकंड कौन है जिन्होंने हैंड रेस की है? जी मैंने हैंड रेस किया है। सो मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन यही थी कि क्योंकि हम जब भी कोई एक भी चीज़ खरीदते हैं अमेजोन पे फॉर एग्जांपल, तो हमें उस पे भी वैट वगैरह टैक्स देना पड़ रहा होता है। तो बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल इनकम जो है वो 24,500 से कम थी, लेकिन आपने टैक्स तो वैट के सूरत में दिया हुआ है, या वो भी कैलकुलेट होगा वापस मिल जाएगा, ये क्या सीन होगा? अच्छा, इस पे ना अभी थोड़ा सा वेट कर लें, हम ये 4 कैटेगरीज डिस्कस कर देते हैं पहले। तो इस पे फिर ना आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सी टैक्स की फॉर्म हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है और कौन सी किस तरह से मैटर करेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी जो ना वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर रहते हैं। इनको पहले 4 हम डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का एक राउंड करते हैं छोटा सा, और उसके बाद फिर हम जंप करेंगे सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप और उगे के ऊपर के उनमें क्या टैक्सेशन का सिनेरियो होगा। पहले आप ये चीजें थोड़ा सा समझ लें इन चीजों को, कि एक चीज है प्रॉफिट। चले, आपने अच्छा सवाल इस सेंस में कर दिया कि हम प्रॉफिट को भी डिस्कस कर देंगे। प्रॉफिट हमारा होता क्या है, हम प्रॉफिट किसे कहते हैं बिजनेस टर्म के अंदर। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट भी जो ना एक बड़ी एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव टर्म से मुराद है आपने एक 10 यूरो की चीज खरीदी, आपने 30 यूरो की चीज बेच दी, आपको 20 यूरो का प्रॉफिट हो गया। अब हमें लगता है कि हमने 20 यूरो के ऊपर टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि जब हम 10 यूरो की एक चीज खरीद लेते हैं ना, उस पर ऑब्वियसली जब हम सेल करेंगे हमारी कॉस्ट आती है, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, वो वैट की सूरत में भी आते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट की सूरत में भी आते हैं, मार्केटिंग की सूरत में भी आते हैं। और जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन यूज कर रहे हैं तो अमेजोन पे जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी सारे आते हैं। ठीक, तो हमारी जो बेसिकली प्रॉफिट होता है ना, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट इज योर सेलिंग प्राइस माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस, जिसमें वैट भी शामिल है। ठीक है, मतलब वैट इज एन एक्सपेंस फॉर अस। जब हम खरीदते हैं तो हम वैट पे करते हैं ना उसके ऊपर। हम कोई भी चीज जर्मनी से खरीदेंगे बेचने के लिए तो हम उस पर वैट पे करेंगे, या बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे तो हम उस पर भी वैट पे करेंगे। तो वैट भी हमारा एक एक्सपेंस बेसिकली हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट इज हमारा सेलिंग प्राइस माइनस ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब इसमें आप ये जहन में बैठा लें, हर किस्म का जो एक्सपेंस आपका हो रहा है ना, चाहे वो आपका ट्रेवल एक्सपेंस भी है, वो भी आपने माइनस करना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से। ठीक है, तो प्रॉफिट इज बेसिकली यूर टर्नओवर। टर्नओवर इज कि आपने कितने पैसों का सेल किया है। ठीक है, आपका महीने का टर्नओवर, अगर आपकी सेल आई है 5,000 यूरो की, तो आपका जो मंथली टर्नओवर है वो 5,000 यूरो है। अगर आपने साल में सेल की है 1,00,000 यूरो की, तो आपका एनुअल टर्नओवर है 1,00,000 यूरो। ठीक है, टर्नओवर इज समथिंग डिफरेंट। टर्नओवर इज कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, वो आपका टर्नओवर है। और हम प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपका ये है कि टर्नओवर माइनस ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और एक्सपेंसेस में ये भी हमारी स्लाइड आएगी, एक्सपेंसेस में हम क्या क्या डाल सकते हैं। उसमें हर किस्म का एक्सपेंस आपका, चाहे आपने बिजनेस मीटिंग की है, चाहे आपने बिजनेस डिनर किया है, लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया है, होटल स्टे किया है, वो सब आपके एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपने तब काउंट करना है जब आपने तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं टर्नओवर में से, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। और फिर वो जो प्रॉफिट है आपका अगर 24,500 से ऊपर जाएगा एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज अ पर्सन बेस्ड पार्टनरशिप कंपनी, फिर आपने टैक्स पे करना है, अदरवाइज आपने टैक्स पे नहीं करना है। ठीक? तो ये चीज आपको मेरा ख्याल अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है,
और इसमें फ्राई बितरा 24,500 यूरो जो है वो 2 कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई होता है, Einzelunternehmen और Personengesellschaft के ऊपर, यानी सोल प्रोप्राइटर और पर्सन बेस्ड पार्टनरशिप कंपनीज जो है उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। उसमें 24,500 के बाद का जो प्रॉफिट है उस पे हमने टैक्स पे करना है, ना कि हमारा जो अगर 50,000 प्रॉफिट है हमने 50,000 के ऊपर टैक्स पे नहीं करना, बल्कि 25,500 यूरो के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। 24,500 हमारा टैक्स फ्री इनकम काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने 2 चीजें अपने ज़हन में बिठा देनी है सबसे पहले। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है टैक्सेस के बारे में, कि ट्रेड टैक्स क्या होता है, ये कितने % होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ट्रेड टैक्स को हम कहते हैं Gewerbesteuer। अच्छा, ट्रेड टैक्स जो ना ये कम्युनिटी का टैक्स होता है बेसिकली, ये गवर्नमेंट का टैक्स कह लें या लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है। इसको आप देखें, ट्रेड टैक्स इज अ लोकल टैक्स levied annually and payable to local authorities। ये आपका जो फिनांस अमाउंट है आपने उसको पे करना है। और बिजनेस मस्ट कंप्लीट एन एनुअल ट्रेड टैक्स रिटर्न। ठीक है, आपने एनुअल जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी है आपने। अच्छा, जर्मनी में जो टैक्स ईयर है स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी और एंड करता है 31 दिसंबर को। पाकिस्तान में जैसे ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है पाकिस्तान में, लेकिन जर्मनी में जो है या यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप जो है ये कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो हमारा जो एनुअल फाइलिंग है Gewerbesteuer या ट्रेड टैक्स की, ये हमने एवरी ईयर करनी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर हमने ये फाइल करनी है। इट कैन बी ऑन पेपर और हम इसको एल्स्टर पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जर्मनी में ये कह तो देते हैं कि आप ऑनलाइन करेंगे, मतलब कह देते हैं, लेकिन दे आर वेरी ब्यूरोक्रेटिक। तो ये रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए भी, हर बिजनेस ओनर के लिए, कि आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है सबमिशन बेशक आप ऑनलाइन करवाएं, लेकिन आपने अपनी फाइल्स तैयार करनी है पेपर फॉर्म के अंदर। आपने उसको 10 साल के लिए सेव करके रखना है। ये जर्मनी में बाय लॉ जो है ना, जितने भी आपके टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके एक्सपेंसेस भी, उसमें आपकी सेलिंग भी, उसमें आपकी बाइंग भी, उसमें आपके ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आपने 10 साल के लिए इनको सेव करके रखना है आपके पास। तो वो बेस्ट है कि आप इसको प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास सेव करके रखें। ये किसी भी वक्त आपसे जो ना मांग सकते हैं विद इन 10 ईयर। ठीक, तो ये सुनने को तो ये कह देते हैं कि ऑनलाइन चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी इज नॉट ऑनलाइन कंट्री। ठीक है, आप ऑनलाइन सबमिशन बेशक करवा दें, लेकिन आपने अपनी फाइल जरूर पैरेलल तैयार करनी है। ये आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ट्रेड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड अर्निंग्स टेकिंग इनटू अकाउंट एनी टैक्स फ्री अलाउंस। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि 24,500 का हमने जो अभी डिस्कस किया है ये लिमिटेशन है सिंगल पर्सन जो कंपनीज हैं उनके लिए, और पार्टनरशिप्स जो कि पर्सनल बेस्ड कंपनीज हैं, Personengesellschaft ना, उनके लिए। जो अदर बिजनेसेस हैं उनमें किसी कम्युनिटी में या किसी कम्यून में, कम्युनिटी नहीं कम्यून में 3,900 की लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये ऑल अक्रॉस जर्मनी नहीं है। इससे मैंने आपको बताया कि इसको आप निगेट ही समझना, 4,000 यूरो है, इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है, लेकिन जो इम्पैक्ट ऑब्वियसली 24,500 यूरो का है वो 3,900 यूरो का नहीं पड़ता, और किसी किसी कम्यून में है, सब जगहों पे नहीं है। अच्छा, अब ट्रेड टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ट्रेड टैक्स का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ये है कि इसकी एक बेस लाइन है 3.5% की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यानी अगर आपको 10,000 यूरो आपका आ रहा है, आपका जो कहते हैं कि टैक्सेबल इनकम जो हमने पीछे पढ़ा है, टैक्सेबल इनकम हमारी 10,000 यूरो है, तो उसमें हमारी जो बेस लाइन बनेगी वो 3.5%, उस 10,000 यूरो में से 3.5% की बेस लाइन बनेगी, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उस म्यूनिसिपैलिटी में या उस कम्यून के अंदर उसे हम कहते हैं 200% से लेके 500, 200% नहीं है, 200 मतलब 200% पार्ट है वो। ठीक है, 200% पार्ट से लेके 580% पार्ट उसे हम कहते हैं। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे नीचे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Gewerbesteuer आ जाता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 3.5% है, 3.5% को हमने किया। इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ ना कैलकुलेट भी कर देते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर, ताकि आसानी भी हो जाएगी, हमें एक बाइशपील भी मिल जाएगी, एग्जांपल मिल जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब हमने किया कि जी 10,000 का हमने बनाना है, 10,000 का हमने 3.5% करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो बेसिक मैथ है। कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलिए मैं ये भी शेयर कर देता हूँ। चलिए, अच्छा ये कैलकुलेटर आ गया आपके पास? जी अब आ गया। ठीक है, आ गया। मतलब हमने किया जी 10,000 हमारा जो है ना टैक्सेबल इनकम है, इसमें आपने 3.5% काउंट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन है। तो 350 यूरो की हमारी बेस लाइन बनेगी, बेस लाइन। ठीक। अब हमने कहा जी हमारी कम्यून में, मतलब आप जहां भी रहते हैं ना, आपकी कम्यून में आपको पता करना पड़ेगा, वो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, आप जिस कम्यून में रहते हैं कि उसमें क्या कितने परसेंट का हिस्सा हमारा बनेगा। तो इस पे हम देखेंगे कि अगर उस कम्यून में 200% है तो हम इसको 200% का पार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.2 के नहीं 20 के साथ हम इसको कर देंगे। मैं 350 है तो इसको हम 2 के साथ करेंगे, बिल्कुल 2 के साथ करेंगे। मैं 2 हमारे पास कहाँ से आया, बट 200 पार्ट है, इसको 100 से तकसीम किया तो ये 2 आ गया। बेसिकली ये इसकी ये कैलकुलेशन है। इसको हमने 350 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी 7% की ये यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है 200वां हिस्सा हो तो 7% हमारा वेब स्टोर बनता है। तो ये आप देखेंगे 10,000 का 7% हम करते हैं अगर, तो वो इतना ही बनता है 700। तो अगर आपकी कम्यून में 361% पार्ट बनता है तो वो आपका 12.5% बनेगा। अगर आपका कम्यून है जो मैक्सिमम लेता है 580 पे जाता है तो आपका 20.3% बनेगा, जो कि 10,000 यूरो का हमें पता है कि 2030 यूरो आपका ये गवर्नमेंट स्टोर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी 20% आपका गवर्नमेंट स्टोर बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया होता जाए। परसेंटेज में तो हम बात करते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक अमाउंट देख के भी आइडिया हो जाएगा कितनी अमाउंट ये बनती है। इसके बाद हमारा आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स पूरे जर्मनी में फिक्स है, ये हमारा है 15% कॉर्पोरेशन टैक्स है जो हमने देना है। लेकिन ये भी हर कंपनी ने नहीं देना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस कंपनी ने देना और किस कंपनी ने नहीं देना। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये फिक्स है, ये 15% होता है प्रॉफिट के ऊपर। कॉर्पोरेशंस हु हैव देयर मैनेजमेंट और रजिस्टर्ड ऑफिस इन जर्मनी आर लायबल टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स is also subject to a 5.5% solidarity surcharge, जिसे हम solidarity सूचना कहते हैं। तो वो भी इसके टॉप ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स काउंट करते हैं। मतलब टॉप ऑफ द क्या मुराद है कि अगर हमारा 10,000 प्रॉफिट है, इसमें हमने 15% टैक्स दिया, 1500 आ गया। अब हमने 5.5% जो सॉलिडारिटी सूचना आ गया वो हमने 10,000 के ऊपर नहीं करना, वो हमने 1500 के ऊपर काउंट करना है। ठीक है, वो हमारा बनेगा 82.5%, 82.5 यूरोज हमारा बनेगा, जो हमने उस 1500 के ऊपर जमा कर देना है। यानी हमारा गवर्नमेंट स्टोर जो है वो 15% फिक्स है और प्लस 5.5% ऑन टॉप ऑफ 15% कॉर्पोरेशन टैक्स हम ऐड करेंगे तो हमारा 1582.5 यूरो बन जाएंगे। जिसको हम परसेंटेज पे अगर करें तो आपको ये नजर आ रहा है कि इसको हम परसेंटेज पे करें तो हमारी 15.83% हमारा कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली बनता है, इंक्लूडिंग सॉलिडारिटी सूचना। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन में दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि 10,000 के ऊपर 15% हमने गवर्नमेंट स्टोर कैलकुलेट किया, हमारे आ गया 1500 के ऊपर हमने 5.5% कैलकुलेट करना है तो 82.5 यूरो बन जाएगा, जिसको हम सम अप कर देंगे 15% या 1500 गवर्नमेंट स्टोर में तो 1582.5 यूरो, जो 15.83% हमारा बनता है, वो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 10,000 के ऊपर। तो ये थोड़ी सी कहानी है कॉर्पोरेशन टैक्स की कि ये कैसे काउंट होता है। अच्छा, इस पे अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स हमने देखना है कि इनकम टैक्स हम
कौन लोग हैं जो पे करेंगे और ये कितने परसेंटेज हमारे ऊपर आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको अभी ब्रीफ से बताता हूँ, और जब हम कंपनीज के ऊपर जाएंगे तो हम बताएंगे कि इनकम टैक्स कौन से लोग देते हैं। अच्छा, ये वैसे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली ये अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। मतलब किसी फॉर्म के ऊपर हम कॉर्पोरेशन टैक्स देंगे और किसी फॉर्म के ऊपर हम इनकम टैक्स देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कि फ्रीलांसर्स और सोल प्रोप्राइटर्स और जो पार्टनरशिप बेस्ड कंपनीज हैं जिन्हें हम पेट्रोलियम गजाशाफ्ट कहते हैं, वो बेसिकली इनकम टैक्स देते हैं, वो कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देते। तो इसकी कहानी क्या है, इसकी फॉर्म ये बनती है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो फाइनेंस हम आपसे पूछता है जी आपका प्रॉफिट कितना होगा ना, वो हम एस्टिमेट करते हैं। वो आप एस्टिमेट करके उन्हें बताएंगे, फर्ज करें जी मेरा प्रॉफिट होगा 10,000 यूरो। अच्छा, जब आप उन्हें बताएंगे ना 10,000 यूरो मेरा प्रॉफिट होगा, तो बेसिकली आप उनको टैक्सेबल इनकम बता रहे हैं आप, ठीक है। आपने फ्री अलाउंस जो है वो निकाल दिया होगा, 24,500 यूरो जो है आप माइनस करके आप बता रहे हैं, वरना आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बनेगा 34,500 यूरो। हम उनको बता रहे हैं जी हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो 10,000 यूरो बन रही है, हमारी एस्टिमेशन है। मतलब हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि हमारी 0% जीरो प्रॉफिटेबिलिटी होगी फर्स्ट ईयर में, हम ये भी कह सकते हैं। फिनांस हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइल करेंगे उनके पास सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाना कि आपने क्या किया है। वो आपको या तो कहेंगे जी आप टैक्स जमा करवा दें, या वो आपको कहेंगे जी ठीक है आपका एस्टिमेशन ठीक था, आपको कुछ भी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये जो लास्ट पैरा आपको नजर आ रहा है वो यही चीज है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर you can calculate your actual tax liability by completing an annual income tax return just as if you are working in company as an employee, ठीक है। तो वो आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जैसे आप लॉन्च क्लास से किसी का आइंस है जो सिंगल है, जो मैरिड है उनका 3 है, या जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनका हो सकता है, जो हाउस वाइफ है उनका लॉन्च क्लास से फिल्म फेयर या 5 है, तो उनको उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी। ये वो क्वेश्चन है जो पहले नवीद ने भी पूछा कि कैसे होगा, तो उसमें थोड़ा सा ना ये भी आप को थोड़ा सा आंसर इसमें मिल रहा है आपको ना, कि आपका जो हेलो। आवाज नहीं आ रही फराज भाई। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं फराज भाई। ओके चलो, इट्स गुड टू नो कि मैं अकेला डिस्कनेक्ट हूँ। जी जी, आवाज नहीं आ रही उनकी। लाइट चली गई होगी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। व्हाट्सएप पे मैसेज कर। डिस्कनेक्ट हो गया सबका। नहीं जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल है फराज भाई जो है फराज भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पार्टिसिपेंट सारे इधर ही हैं, लेकिन सिर्फ हाँ जो ओके। जो होस्ट थे वो चले गए। और हमारे तरह
अच्छा, आवाज आ रही है आपको? जरा कंफर्म कर दें कि लास्ट आप लोगों के पास क्या मैसेज आया था, ताकि फिर वहां आगे चले। आवाज आ रही आपकी है आवाज आपकी आ रही है। अच्छा, कोई एक बंदा कंफर्म कर दे कि आवाज आ रही है आप लोगों को। जी जी आ रही है। जी हेलो। अच्छा, लास्ट आप बता दें कि क्या आपके पास आया था, क्योंकि मुझे मैसेज बाद में पता चला डिस्कनेक्शन का। आप जो स्लाइड थी, आप उसमें लास्ट पैराग्राफ ही उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली जो इनकम टैक्स है या अनकॉमन स्टोर है ना आपका। स्लाइड नहीं आ रही आपकी ना। एक मिनट मैं शेयर करता हूँ दोबारा से। स्लाइड आ गई आपके पास? जी जी आ रही है। आ गई है, ठीक है। अच्छा, इस पे हम लास्ट पैराग्राफ में आपको बता रहा था कि जो इनकम टैक्स है ना आपका, जो नवीद का पहले भी क्वेश्चन था कि हम जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो उसमें अगर आप आइंसुलटेनेमन के तौर पे जाएंगे तो वो एज इट इज ही हम ट्रीट किए जाएंगे, जैसे हम एज एन एम्प्लॉय ट्रीट किए जाते हैं कि कौन सी जोन शो क्लास से हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, वट एवर हमारे पास जो भी एक क्लास है टैक्स की, उसके मुताबिक हमें ट्रीट किया जाएगा। और उसमें हमें फैमिली इनकम को भी देखा जाएगा इनकम टैक्स की सूरत में, अगर हम आइंसुलटेनेमन पे जाते हैं तो। ठीक है, कॉर्पोरेट स्टोर अलग है। कॉर्पोरेट स्टोर आपको मैं बताता हूँ, वो उगे और गे एमबीहा के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम या तो इनकम टैक्स देते हैं, या हम जो ना श्योरप्रशाप स्टोर, श्योरप्रशाप स्टोर यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स है, और वो हम देते हैं उगे या गेएमबीहा के ऊपर, और जो इनकम टैक्स है ये हम देते हैं आइंसुलटेनेमन के ऊपर। जो ट्रेड टैक्स है जिसे हम गवर्नमेंट स्टोर कहते हैं, ये हमें हर हाल में देना ही देना, जो हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया था। तो ये थोड़ी सी बेसिक आपकी क्लियर हो रही है कि किस तरह से हमारे साथ थोड़ा सा सलूक किया जाएगा टैक्सेस के हवाले से। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हम आते हैं वैट के ऊपर। अच्छा, अच्छा, वैट का जो ना बड़ा एक समझ लें कि थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है, और थोड़ा सा ना हम इसको मिस कैलकुलेट भी कर जाते हैं वैट को। तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है कि वैट होता क्या है, और वैट हम किस सिनेरियो में पे करते हैं या कैसे हम पे करते हैं। ठीक, तो वैट बेसिकली ना, वैट कोई गवर्नमेंट का कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, या जर्मन में इसको मेयरवेट स्टोर भी कहते हैं और स्टोर भी कहते हैं। तो ये होता क्या है ना बेसिकली, ये जब भी हम कोई चीज, मतलब आप एज अ कंज्यूमर पेनी, लिडल, आदि वगैरह में जाते हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं, वहां पे आप कोई भी चीज बाय करते हैं, तो आप अपनी जो इनवॉइस है उसको देखेंगे, तो उस पे वैट दिया होता है। किसी चीज पे 7% है, किसी चीज पे 19% है। तो ये दो कैटेगरीज जर्मनी में चलती हैं, 7% वाली कैटेगरीज और 19% वाली कैटेगरीज। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो है ना, वो 19% वाली कैटेगरीज में फॉल करती हैं। जो लेकिन जो ईटेबल्स हैं, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, इवन मेडिसिन में भी बहुत सारी चीजें हैं। या मैं खैर इतना मुझे इसका आइडिया नहीं कि तमाम मेडिसिन ही 7% के ऊपर है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेडिसिन जो ना वो 7% की कैटेगरी में फॉल करती हैं। और इसी तरह जो ईटेबल्स हैं उसमें भी 7% की कैटेगरी में वो फॉल करती है। तो ये दो कैटेगरी जर्मनी में काम करती हैं। और हर बंदा, ठीक है, वैट का ऐसा टैक्स है कि हर बंदा ही जर्मनी में वैट पे कर रहा है, चाहे आप बिजनेस करते हैं या नहीं करते। जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करेंगे, आप कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, और आप कोई चीज खाने पीने की खरीदेंगे, तो आप वैट पे कर रहे हैं। बहुत ही कम चीजें हैं जिसपे वैट नहीं है, जिसमें म्यूजियम की टिकट्स वगैरह हैं, या इसी तरह कोई इवेंट, गवर्नमेंट इवेंट्स की टिकट्स हैं तो वो फ्री हैं, या कोई पोस्ट का थोड़ा बहुत है, पोस्ट की कुछ सर्विसेज हैं जो फ्री हैं। ठीक है, लेकिन बिसाइड्स दैट हर चीज के ऊपर हम वैट पे करते हैं एज अ कंज्यूमर भी। ठीक है, तो वैट बेसिकली, जब हम बिजनेस के टर्म में बात करते हैं वैट का, तो हम दो तरह के वैट को डिस्कस करते हैं बिजनेस टर्म के अंदर। एक होता है वैट कलेक्टेड वैट, ठीक है, जो हमने जमा किया।
जैसे हम पेनी पे जाते हैं, हम वैट पे करते हैं ना, हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम वैट पे कर रहे हैं, तो जो पेनी है या लीटर है या जो आदि है वो वैट कलेक्ट कर रहे हैं हमारे से, ठीक है। अब वो उनके पैसे नहीं है। इसी तरह जब हम भी कोई चीज सेल करेंगे अपने बिजनेस में, जब स्टार्ट करके कोई चीज सेल करेंगे तो हम भी कंज्यूमर से वैट लेंगे 19% या 7%, जो भी हमारी कैटेगरी होगी। तो वो हम वैट कलेक्टेड उसे कहते हैं, मतलब उस वो हम वैट कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पैसे नहीं है। वैट हमेशा गवर्नमेंट का है, ठीक है। वैट हम कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देंगे। तो वैट हमेशा गवर्नमेंट का टैक्स है। अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने गवर्नमेंट को एज इट इज ही दे देना है। दूसरा जो वैट है, जैसे आप किसी से इन्वेंट्री बाय करेंगे जर्मनी में, या जो बाहर से कोई इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो आपको इंपोर्ट के ऊपर वैट देना पड़ता है। तो जब आप वैट को दे देते हैं तो आप वैट पे कर रहे हैं, वो वैट पेड है। मतलब जैसे आपने कंज्यूमर के तौर पे पेनी को पे किया तो पेनी कलेक्टर है, आप पे कर रहे हैं वैट को। इसी तरह जब आप सेल करेंगे तो आप कलेक्टर है और जो बंदा पे कर रहा है वो पे ही है उस वैट का, ठीक है। तो वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड जो है ना, बेसिकली आपने इस फॉर्मूले के ऊपर चलना है कि आपने कितना वैट जमा किया और कितना वैट आपने पे किया है। फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट की, इंपोर्ट ड्यूटी आपको पड़ी है, इंपोर्ट वैट आपको पड़ा है 200 यूरो। अब आपने वो चीजें जब सेल की हैं, आपने जारी बात है उसको अप प्राइस करके किया है, आपको जो पड़ा है वो 10 यूरो का पड़ा है, वैट डाल के आपके एक्सपेंसेस डाल के आपको 15 यूरो का पड़ गया, ठीक है। लेकिन जब आपने सेल किया है, आपने 30-35 यूरो का सेल किया है, तो ऑब्वियसली आपकी जो वैट की परसेंटेज है 19%, वो ज्यादा है, जो आपने पे किया उससे ऑब्वियसली ज्यादा है उससे ना, ठीक। तो जब आपने वैट जमा किया तो वो आपका हमेशा ज्यादा होगा आपके एक्सपेंसेस से नॉर्मली जो है ना। तो उसमें आपने Excuse me? फर्ज करें 100 यूरो वैट किया, जमा किया है, और 50 यूरो आपने वैट पे किया हुआ है। तो आपने जब फाइलिंग करनी है ना वैट की, तो आपने हमेशा 100 माइनस 50 यानी वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। वैट कलेक्टेड माइनस वैट पेड, यानी आपने कितना कलेक्ट किया। अगर आपने 100 यूरो कलेक्ट किया, 50 पे किया, तो आपने उसका बैलेंस आउट करके 50 यूरो फिनांस को जमा करवा देने हैं। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है, आपने 100 यूरो कलेक्ट किया लेकिन आपके एक्सपेंसेस इतने हो गए कि आपका जो वैट पेड है वो 150 यूरो हो गया, ठीक है। यानी आपका वैट जो नेट है वैट का वो -50 यूरो हो गया। अच्छा, इस सूरत में फिनांस आपको 50 यूरो वापस भी कर देगा, ठीक है। यानी वैट इज ऑलवेज 0-0। आपने वैट को हमेशा 0-0 पे रखना है, ठीक है। जो एनुअल फाइलिंग भी आपकी होगी या मंथली फाइलिंग भी होगी, उस पर आपका वैट हमेशा 0-0 होता जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा आ गया, फिनांस आपको कहेगा जी आप 50 यूरो जमा करवा दें ताकि हम आपका खाता 0-0 कर दें। और अगर आपका वैट फाइल किया है वो -50 यूरो हो गया है, मतलब फिनांस आपका मकरूज हो गया है, जो कि बहुत ही रेयर केस है फिनांस मकरूज हो जाए, तो फिनांस आपको 50 यूरो वापस करके आपका खाता 0-0 कर देगा। यानी वैट इज ऑलवेज लाइक 0-0। इसमें ना आपकी इनकम है ना आपका कोई इस पे क्लेम है, ये हमेशा गवर्नमेंट का है। तो वैट बेसिकली ये चीज है। अच्छा, इसमें अब एक चीज है जो आइंसलुंटरनेमन है, उसमें सोल प्रोप्राइटर में एक ऑप्शन आती है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में 22,000 यूरो से कम कमा रहे हैं तो आप वैट फ्री भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट ईयर में 22,000 यूरो से कम कमाएंगे। अब हम 22,000 यूरो टर्नओवर की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 22,000 यूरो से कम होगा तो आप उसको एज अ क्लाइंट इंटरनेमर रजिस्टर करवा देंगे, तो आप वैट फ्री हो जाएंगे। यानी आपने जब बाइंग करनी है तो आपने किसी को वैट नहीं देना, और जब आप सेल भी करेंगे तो आपने किसी से वैट नहीं लिया होगा, ठीक है। बेशक आप बेचें 35 यूरो की, लेकिन उसमें आपका वैट इंक्लूडेड नहीं होगा ना, वो आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा इस सूरत के अंदर, ठीक है। लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप 22,000 यूरो से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, फिनांस आपको कहेगा जी आप 22,000 यूरो से ऊपर चले गए, अब आप वैट पे करेंगे। इवन पिछले साल भी आपने जो सेल किया है, क्योंकि आपने 2021 में कहा था आप 22,000 यूरो से ऊपर नहीं जाएंगे, अब आप 22,000 यूरो से ऊपर चले गए तो अब आप सारे के ऊपर वैट पे करें तो आपका फिर प्रॉफिट वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आपने एहतियात से करना है कि आपने डी रजिस्टर करवाना है या खुद को वैट में रजिस्टर करवाना है।
ये एक चीज है जो आप लोगों ने देखना है। अगर तो आपने फैसला कर दिया कि हमने 22,000 यूरो से ऊपर नहीं जाना, तो आपने अपनी टर्नओवर को बहुत कीनली फॉलो करना है कि जब आप जैसे ही 20,000 के करीब आए, आप स्लो डाउन करें और मेक श्योर करें कि आपने उस साल में 22,000 यूरो से ऊपर नहीं जाना। ये हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड ईयर में ना इसमें एक और ऑप्शन निकल आती है। सेकंड ईयर में आपको चूंकि 22,000 यूरो आपने क्रॉस नहीं किया, तो आपको फिनांस फर्म कहता है ठीक है, सेकंड ईयर में अगर आप 50,000 यूरो से ऊपर नहीं जा रहे तो फिर भी आप वैट फ्री जा सकते हैं। ठीक है, ये एक और सिनेरियो आपने डेवलप कर दिया कि फर्स्ट ईयर में आपने मेक श्योर किया कि आप 22,000 से ऊपर नहीं गए, तो फिनांस फर्म कहता है ठीक है, अब आप चूंकि जाहिर बात है 22,000 के ऊपर तो ना स्टिक कर सकते, दूसरे साल आपका बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। अब आपको हम ये भी छूट देते हैं कि आप 50,000 यूरो तक भी आप चले जाएं सेकंड ईयर में, तो आपको हम वैट फ्री ही कंसीडर करेंगे। ठीक, लेकिन आफ्टर सेकंड ईयर आपके पास कोई ग्रोथ का चांस नहीं है, फिर आपने 50,000 के ऊपर ही स्टिक करना है। और ये आप इसमें लास्ट लाइन पढ़े ये वाली कि bear in mind that once you have decided to opt in or out of UST, ठीक है, वैट से आपने डी रजिस्टर या रजिस्टर करवाने का जो फैसला किया, यू आर लॉक इनटू दैट डिसीजन फॉर 5 इयर्स। ठीक है, तो ये भी है एक चीज। ठीक है, अच्छा, इसमें एक फ्राज आपको ना थोड़ा सा बेहतर भी गाइड कर देंगे कि इस पे भी एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। ये आपने ध्यान में रखना है कि हम कैसे इसके प्ले अराउंड कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये कि जो लॉ है वो ये है कि आप 5 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं जो भी आप फैसला करते हैं, स्पेशली जब आप वैट रजिस्टर करवा देते हैं। जब आप वैट रजिस्टर नहीं करवाते तब आपके पास फिर भी थोड़ा सा रूम होता है। फर्स्ट ईयर आप 22,000 यूरोस का टर्नओवर कर सकते हैं, सेकंड ईयर 50,000 का, थर्ड ईयर भी 50,000 का, फोर्थ ईयर भी 50,000 का, फिफ्थ ईयर भी 50,000 का करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 50,000 करेंगे तो हमें इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम फराज के साथ भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोस भी इसके बताएंगे। अच्छा, इसमें लास्ट जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट कर दें, फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेते हैं कि if you choose to charge USD VAT, you need to add an additional 19% or 7% for certain consumer goods and everyday services including food, newspaper, public transport and hotels on top of your regular fee। ठीक है, ये हमने बात की, हमारी जो प्राइस है उसमें हम ऐड कर देंगे 19% और 7%। ठीक है, you must set this additional money aside as it needs to be transferred to the tax office on a monthly, quarterly और annual basis। मतलब फिनांस फर्म आपको कहता है आप या तो एनुअली करें, मतलब स्टार्ट पे तो वो आपको कहेगा मंथली या क्वार्टरली करें, एनुअली बहुत कम वो देता है चांस, तो मंथली या क्वार्टरली होता है। तो आपने जो भी वैट जमा किया ना वो आपने साइड पे कर देना। At the same time, you can deduct the USD you have spent on business related expenses। ये जो हमने पहले बात की कि जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं उन पे आप वैट पे करते हैं, उसमें आपने जो कलेक्टेड वैट है और माइनस एक्सपेंस में जो आपने वैट पे किया है उसको आपने माइनस कर देना है, और जो उसका नेट है या तो आप फिनांस फर्म को जमा करवा देंगे या फिर आपको वापस कर देगा। तो इसमें एक लास्ट स्लाइड में ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का छोटा सा सेशन करते हैं बिफोर जंपिंग फर्दर। ठीक, अच्छा, इसमें हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? आपके लिए ये भी सवाल आता है कि जी हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, हम क्या चीजें डिडक्ट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग दैट्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस, चाहे वो आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं या चाइना ट्रेवल कर रहे हैं, यूरोप में ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस एक्सपेंस का हिस्सा है। आपने रिसीटें संभालनी है, मतलब विदाउट योर रिसीट आपका कोई भी क्लेम वैलिड नहीं है। रिसीट आपका प्रूफ है कि आपने कुछ स्पेंड किया है, और रिसीट आपको चाहिए हर चीज। ठीक है, चाहे वो आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, इवन ये जो कोर्स है इसका अगर आपको हमारे से इनवॉइस चाहिए, हम आपको इसकी इनवॉइस दे देंगे। ठीक है, तो आप उसको अपने एक्सपेंसेस में शो कर सकते हैं, जी हमने 450 यूरो पे किया है। ठीक है, और उसमें हमने ये एक्सपेंस है हमारा, और ये हमारी बिजनेस एक्सपेंस है आपका, ये वाला जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं ये बिजनेस एक्सपेंस है। इसी तरह आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपने कोई चीज लीज की है, वर्क स्पेस रेंट आउट की है, या गाड़ी रेंट आउट की है, या आपका मोबाइल फोन आपने खरीदा है, इवन इंटरनेट चार्जेस है आपका,
तो वो भी आपके एक्सपेंसेस के अंदर है, ठीक है। अभी हमने इन्वेंट्री ऐड नहीं की, इन्वेंट्री तो डेफिनेटली है ही है ना हमारा बिजनेस एक्सपेंस। हम इन्वेंट्री से हट के बात करें कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, स्टेशनरी भी अगर आप बाय करते हैं ना, कि आपने 5 यूरो का जो प्रिंटेबल जो पेपर होते हैं, प्रिंटिंग पेपर जिसे हम कहते हैं, कॉपी है, वो भी हमारे एक्सपेंस में शामिल करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपने कार पार्किंग भी की है कहीं पे जाके, वो भी आपने इसमें शामिल करनी है, ठीक। तो एवरीथिंग what you spend for your business are your business expenses, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट कर दें। उस पे जो वैट आपने दिया है, जब आपने वैट फाइल करना है तो जो आपने वैट कलेक्ट किया है माइनस जो आपने वैट पे किया है, उसका जो नेट है, अगर तो वो प्लस में है आपने फाइनेंस अकाउंट को पे कर देना है, अगर वो माइनस में है फाइनेंस अकाउंट आपको वो पे करके 0 कर देगा। तो ये बेसिकली 4 टैक्सेस हैं जो हमने स्टडी किए हैं कि टैक्सेस कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमने ट्रेड टैक्स को स्टडी किया, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स को, फिर इनकम टैक्स को, और अब हमने वैट को डिस्कस किया। तो इसमें थोड़ा समराइज भी कर दूं आप लोगों के लिए कि इसको हमने एक चीज देखी है कि फ्राई बेतरा टैक्स फ्री अलाउंस होता है सोल प्रोप्राइटर्स के लिए और पर्सन बेस्ड कंपनीज के लिए 24,500 यूरो का, जबकि ऊगे और GmbH के लिए बहुत सी कम्यून्स पे वो नहीं है, कम्यून्स पे वो 3,900 है। और इसी तरह जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी इज टर्नओवर माइनस ओवर ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। और टर्नओवर ये है कि हम पैसों का रेवेन्यू रेट या वो हमारा टर्नओवर है। तो ये चीजें अब आपने ज़हन नशीन करते जाएं अपने माइंड्स के अंदर कि ये चीजें क्या हैं और ये कैसे कैलकुलेट होती हैं। या आप रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी यहाँ तक की भी, और ताकि आपको ये चीजें रिवाइज होती जाएंगी। जी अब आप क्वेश्चन करें जी, ताकि मेरा यही फिर था हम इसके कि बाद आगे अगले सेशन। सॉरी, मैं वही कहना चाह रहा था कि आपका ना रिकॉर्डिंग मेरे हाल बंद हो गई है, और वो मतलब आप जब समराइज कर रहे थे तो एटलीस्ट वो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके कर लें तो बेहतर होगा। नहीं नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, रिकॉर्डिंग अच्छा, चली हुई है, मैं सही है, ये चले फिर ना ठीक है। आ रही है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एटलीस्ट वो ना यहाँ पे शो नहीं हो रहा था कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। चले ठीक है, अगर हो रही है तो सही है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने भी अभी देखा है चल रही है रिकॉर्ड, और ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन भी था असल अच्छा में इस पे थोड़ा सा अगर आपको टैक्सेस के हवाले से सवाल है तो वो आप जी जी। सही है। आई डोंट नो ये रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन जिस तरह वो जो कस्टम्स है, अगर आप फॉर एग्जांपल आउटसाइड ऑफ यूरोप सोर्सिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना या पाकिस्तान से, तो आपको उस पे कस्टम पे करना पड़ेगा। वो भी मतलब है कि वो टैक्सेस में ही एज ए हम मतलब है कि काउंट करेंगे। बिफोर फॉर एग्जांपल अगर हमें 24,500 की छूट मिली हुई है टैक्स फ्री इनकम की, तो मतलब है कि वो इनकम भी सॉल निकाल के होगी, यानी कि अच्छा इसमें ना दो चीजें हैं, जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट सेशन है लेकिन मैं आज थोड़ा सा बता दूं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में कहीं पे भी, तो एक चीज होती है कस्टम ड्यूटी और एक चीज होती है वैट, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आपका एक्सपेंस एक्सपेंस में आ जाता है लेकिन आप उसे रिफंड नहीं दे सकते, जबकि वैट आपका एक्सपेंस है, वो रिफंडेबल एक्सपेंस है वैट, ठीक है। जैसे आज हमने पढ़ा है कि वैट जो है ना रिफंडेबल है, अगर हमने ज्यादा पे कर दिया कहीं पे तो हमें रिफंड हो जाएगा, और अगर हमने कहीं ज्यादा जमा कर दिया है, कलेक्ट कर दिया, लोगों से सेल्स ज्यादा जनरेट की हैं, तो वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। वैट ऐसे काम करता है, जबकि कस्टम ड्यूटी के ऊपर हमारा कोई क्लेम नहीं है। कस्टम ड्यूटी लाइक के किसी भी मुल्क ने एक चीज कैटेगरी के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी है, वो 5% है या 50% है, तो वो हम पे करेंगे, वो हमारा एक्सपेंस होगा और उसे हम क्लेम बैक नहीं कर सकते, वो हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे कि हमारे प्रॉफिट में ये एक्सपेंस हुए हैं, और उस एक्सपेंस में हम वो कस्टम ड्यूटी डाल देते हैं। थैंक यू। चलिए इसको फिर आगे लेके चलते हैं, इस पे अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा आपको बताने का मकसद है कि GmbH और UG में कौन कौन से टैक्सेस हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। GmbH के जो टैक्स है उसमें एक टैक्स का डिफरेंस है, बाकी 2 टैक्सेस सेम है। जैसे कि Gewerbesteuer जो कि ट्रेड टैक्स है, और Umsatzsteuer जो कि वैट है, ये हम पे करेंगे। ये तो हम हर सिनेरियो में पे करेंगे ना, Gewerbesteuer और Umsatzsteuer तो हम हर सिनेरियो में पे करेंगे, चाहे वो GmbH है, UG है या सोल प्रोप्राइटर, ये तो हम पे करेंगे। फर्क सिर्फ आता है कॉर्पोरेट टैक्स का।
ठीक है। GmbH क्योंकि कॉर्पोरेट है तो उस पे हम कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। सेम इज वैलिड फॉर UG। तो इस पे हम 3 किस्म के टैक्सेस पे करते हैं, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer और Körperschaftsteuer। ठीक। अच्छा, ये हमने प्रॉफिट में करना है, इस पे हमारे पास कोई फ्री अलाउंस लिमिट नहीं है, जो फ्राई पे आ गया वो नहीं है इस पे। ठीक। इस पे हमने कहा जी Gewerbesteuer जो है वो 3.5% पे बेस करता है और 200 से लेके 580वां हिस्सा जो है म्यूनिसिपल टैक्स उस पे हम कैलकुलेट करते हैं 3.5% के साथ। इसकी मैं आपको दोबारा भी एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर आपके सामने शेयर हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। ठीक है। पहले हमने 10,000 के ऊपर किया था, अब मैं इसको 15,000 के ऊपर कर दूं ताकि हमारी थोड़ी सी डिफरेंस आ जाए। ठीक। अच्छा, 15,000 के ऊपर हमने बेस लाइन सेट करनी है 3.5% की, यानी हमारा जो बेस लाइन बनेगी वो 525 यूरो बनेगी। ठीक है। अब हमने 525 यूरो Gewerbesteuer या कॉर्पोरेट टैक्स की मात्रा में पे करना है। अच्छा, जर्मनी में कॉर्पोरेट स्टोर के साथ कॉर्पोरेट टैक्स के साथ एक और चीज है सोलिडेरिटी सरचार्ज या सोलिडारिटेट सूचलाग। वो हम टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स 5.5% काउंट करते हैं। ठीक। यानी 525 के ऊपर हमने 5.5% काउंट कर देना है। 5.5% काउंट किया तो वो हमारा बन जाएगा 28.87 यूरोस। ठीक है। तो इसको हमने सम अप कर देना है 525 में, यानी हमारा जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स बनेगा वो हमारा बनेगा 553.87 यूरो हमारा कॉर्पोरेट बनेगा। इसको अगर हम चाहे तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम 15.83 जो हमने एक बनाया फॉर्मूला के 15.83 ये तो हमारा गलत हो गया। 15,000 के ऊपर हमने 15% करना था। अच्छा, ये हमने उस वक्त गलती किया, ये 2250 यूरो बनता है हमारा 15% 15,000 के ऊपर। और इसके टॉप ऑफ 2250 यूरो हमने करना है 0.55%। तो 123 यूरो जमा होगा 2250 यूरो में, यानी 2250 यूरो में अगर हम करते हैं 123 यूरो जमा करते हैं तो हम कॉर्पोरेट टैक्स 15,000 प्रॉफिट के ऊपर 2373 यूरो देना है, जो कि 15.83% हमारा बना था। तो इतना हमने कैलकुलेट किया कि ये हमारा GmbH और UG की सूरत में Gewerbesteuer जो Körperschaft टैक्स है वो ये बनेगा। Gewerbesteuer जो है वो हमारा बनना है 3.5% के ऊपर, यानी 15,000 को हमने 3.5% पे कर दिया। हाँ, वो मैंने 5% किया तो 525 यूरो बनाता था। तो हमने ये किया कि 15,000 के ऊपर 3.5% को बेस लाइन बनाया। और अगर हमारी कम्यून में ऑन एवरेज 350% वाला हिस्सा है तो हमने उसको करना है 3.5 हमने उससे कर देना है। ठीक है। यानी हमारा जो बनेगा Gewerbesteuer वो 1837 यूरो और जमा हमारा हो गया था 1837 यूरो जमा 2250 और जमा 123 यूरो। सारा कुछ ही गलत हो गया, ये करना था हमने 2250 जमा 123 हमारा, ये 3 टैक्सेस हमने जो काउंट किए हैं वो हमारे बने हैं 4210 यूरो। यानी हमने 15,000 यूरो के ऊपर 4210 यूरो टैक्स देना है और माइनस हमारे पास 15,000 प्रॉफिट में से हमारे हाथ में आएगा 10,790 यूरो। ठीक है। तो ये कोई इतना कोई बुरा आप कह लें कि नहीं है, कि कोई इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं है। ये तकरीबन ये बन जाती है 30% के करीब। ठीक है, मतलब हमने 4200 यूरो काउंट किया तो 30% अगर हम काउंट करें तो 4500 यूरो बनता है, यानी हम विद इन 30% फॉल कर रहे हैं, जो टैक्सेशन नहीं है कि जितना हम गर्मी में शोर शराबा सुनते हैं ना कि ये टैक्स स्टेट है, ये उस तरह से नहीं है। मतलब हम ऑलमोस्ट 28 to 30% को फॉलो कर रहे हैं। इसके भी आगे तरीके के आपने टैक्स कैसे बचाना है वो भी टैक्स कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपने कैसे कैसे करना है। वो आपको पर्सनल सिचुएशन के ऊपर कि आप बजट कितने हैं, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आप और क्या करते हैं, पेरेंट्स को पैसे देते हैं हम और आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आप कैसे इससे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बगैर रिडक्शन के मैं आपको बता रहा हूँ कि 30% के करीब टैक्सेबिलिटी है जर्मनी के अंदर UG और GmbH की सूरत में।
अच्छा, इसमें यही चीज हमने कैलकुलेट की है, जो भी हमने फिगर्स की सूरत में 30% पे कैलकुलेट किया है, ये 28.4643%, यानी हमने 350 के ऊपर किया या 360 के ऊपर हमने किया, तो तकरीबन 28% हमारा बनता है ना। तो आप ये देखें, कोई इतनी ज्यादा टैक्सेशन नहीं है जितना शोर शराबा हम सुनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है हमारा कि टैक्सेस फॉर Einzelunternehmen वो कितने हैं या कौन कौन से हैं। अब इसमें हमने देखा कि Gewerbesteuer, मतलब ट्रेड टैक्स और वैट जो है ये तो देना ही देना है। वैट हमने जेब से नहीं देना, ठीक है। वैट हमने जो जमा किया, जो एक्सपेंसेस में दिया, वो 0 करके तो हमने माइनस करके दे देना है, यानी वैट हमारी जेब के ऊपर भारी नहीं है। भारी जो है वो Gewerbesteuer और Einkommensteuer है, ठीक। अच्छा, Gewerbesteuer उसी तरह कैलकुलेट होगा, 3.5% बेस रेट बनेगा और उसमें हम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो Einkommensteuer है, जैसे आपको पहले बताया कि ये आपका जो भी Lohnsteuer क्लास से है उसके मुताबिक ये आपसे डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपका 3 है ये डिफरेंट होगा, अगर आपका 5 है ये डिफरेंट होगा, अगर आपका 1 है तो ये डिफरेंट होगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन है और ये हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा आपका फ्राई बेतराग निकाल के, यानी टैक्स फ्री अलाउंस जो है 24,500 यूरो का, इधर ही में गलत हुआ है, 24,000 यूरो हो गया। 24,500 यूरो आपका फ्राई बेतराग है जो माइनस कर दिया जाएगा आपके प्रॉफिट में से, और उसके बाद आपका जो ना ये टैक्सेशन होगी Einzelunternehmen के ऊपर, ठीक है। ये एक थोड़ा सा प्लस है Einzelunternehmen की सूरत में, लेकिन इसमें यह कि आपकी लाइबिलिटी मैक्सिमम के ऊपर चली जाती है। ये ये भी एक मिसाल से मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली अब हमारा प्रॉफिट 75,000 यूरो है तो हमारा टर्नओवर 1 लाख यूरो से ज्यादा ही होगा, ठीक है। मैं टर्नओवर इज समथिंग डिफरेंट, आपको मतलब बताया कि वो आपकी जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है वो आपका टर्नओवर है। अच्छा, अब हमने प्रॉफिटेबिलिटी की जी, टर्नओवर माइनस ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस हमने निकाल के 75,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। फ्राई बेतराग 24,500 यूरो माइनस कर दिया। अब हमने जो टैक्स देना है वो 50,500 यूरो के ऊपर देना है, ठीक। अब 50,500 यूरो में हमने क्या जी, Gewerbesteuer हमारा कितना बनता है, कंसीडरिंग कि हमारा जो हेबेज़ेट्स है वो 360% है हमारी कम्यून में। वो 200 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, ये आपने खुद चेक करना है आपकी कम्यून में क्या चल रहा है। फॉर कैलकुलेशन वी कंसीडर्ड एन एवरेज हेबेज़ेट्स जो है 360% के साथ ही, कि इसमें 50,500 यूरो का 3.5% बनेगा 1767 यूरो। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3.6 के साथ, मतलब हम कर भी देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये जो है रियलिस्टिक है। मतलब 50,500 यूरो ज़रब हमने किया 3.5%, तो ये हमारा आ गया 1767.50 यूरो। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर के साथ, तो ये हमारा आ गया 6,363 यूरो। ये हमारा Gewerbesteuer आया। Einkommensteuer जो है वो आपके Lohnsteuer क्लास के ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे हमने पीछे देखा है कि ये जो Einkommensteuer है ये बेसिकली 14 to 42% जाता है, लेकिन आप लोग मैक्सिमम आप लोग जो है वो मैरिड है, बच्चों के साथ है, तो आप लोगों को ये इतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग मिनिमम कैटेगरी में फॉल करेंगे। बाकी जो होगा वो आपको आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको मजीद बता देगा कि आप कैसे कैसे बचा सकते हैं, या आपने पूछना है कंसल्टेंट से, मतलब किसी ने शर्माना नहीं है, कंसल्टेंट को आपने खुल के बताना है कि जी मेरे पास इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है या आ रही है, मैं इतना कमा रहा हूँ एज एन एम्प्लॉय और मेरे इतने एक्सपेंसेस है, मैं कितना टैक्स दूंगा, वो आपको बताएगा जी आप इतने टैक्स कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ये आपको परसेंटेज देनी पड़ सकती है। फिर आपने उससे पूछना है कि जी हमने बचाना है तो हम कैसे बचाएं, हमें बताएं हम पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं, हम कितने पैसे उनके खाते में डालें, हम कितने पैसे और एक्सपेंसेस में डालें, या कौन से एक्सपेंसेस हमारे और कंसीडरेबल हैं, आप उनसे पूछें, ठीक है। रसीदें बहुत जरूरी हैं आपकी, देखिए आपने रसीदें जमा करनी है हर चीज की, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं आपने रसीद उसकी जमा करनी है। रसीद के बगैर जर्मनी में आपका कोई भी क्लेम वैलिड नहीं है, ठीक है। ये आपको पता भी है और ये आपने जहन में भी रखना है कि रसीद के बगैर कुछ भी हमारा क्लेम जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। इसके बाद जो ना हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट स्लाइड आपकी है टास्क है आपके, आपको ना 3 टास्क मैंने दिए हैं, ये मैं पोर्टल पे भी डाल दूंगा, इनको थोड़ा सा समझ भी दें कि इस पहला टास्क है आपका वैट कैलकुलेट करनी है। आपने एक इन्वेंट्री खरीदी है 17,000 यूरो नेट प्राइस के ऊपर,
नेट प्राइस इज ऑलवेज विदाउट वैट, ठीक है। अब आपने इस पे 19% वैट देना है, तो आपने वैट कैलकुलेट करके बताना कि कितना वैट आपने पे किया है 1700 यूरो के ऊपर, ठीक है। ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी जो है वो बेसिकली ये है कि आपने एक ट्रिप किया है और आप एक गाड़ी पे आपने ट्रिप किया है, कार रेंट किया है, आपका 250 यूरो का एक्सपेंस हुआ है, 250 यूरो इज इंक्लूडेड 19% वैट, और आपने रास्ते में खाने खाए हैं, 55 यूरो आपने पे किया है, और आपके उस पे आपने 7% वैट पे किया, तो आपने कितना वैट एज एन एक्सपेंस पे किया। तो ये आपने दो कैलकुलेशन ये करनी है। टास्क 2 आपका है फॉर योर गेम पे आपने एनुअल प्रॉफिट जनरेट किया है 75,000 यूरोस। कैलकुलेट आपने करना है 15% कॉर्पोरेट टैक्स, और फिर उसके ऊपर आपने चला जाना है सॉलिडारिटी रेट, सोच रहा कैसे काउंट करना है, कितना होगा, और फिर आपने गवर्बेज स्टोर उसके ऊपर कैलकुलेट करके बताना है कि हमारा गवर्बेज स्टोर कितना है, एज्यूमिंग कि आपकी कम्यून में 525% वाला हेबेजाट्स लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको कंसिडर करना है 525 वाले। एक ये टास्क है आपका, और थर्ड टास्क है आपका कि आपने आइंसुल्टेनेमन पे प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी 1,55,000 यूरो, और उसके ऊपर आपको 35% इनकम टैक्स पड़ रहा है, वो आपने कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा, और ट्रेड टैक्स आपका कितना होगा हेबेजाट्स 425% के परसेंटेज के साथ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक टिप भी दे दूं, टास्क 3 में इसमें आपने जो फ्राई बितराग है, टैक्स फ्री अलाउंस है, वो भी आपने कंसीडर करना है, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। ताकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, ताकि आप लोग उसको जरूर कंसीडर करें, 24,500 यूरो को माइनस करना नहीं भूलना है इसमें से, ठीक है। तो ये 3 टास्क हैं आपके साथ जो आपने करने हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन का स्टार्ट। फराज भी आ गया, मैं फराज का आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। फराज, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फराज, आप खुद थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें। मैंने इनको बताया कि आप हमारे साथ, बल्कि आप एज एन अकाउंटेंट जॉब भी कर रहे हैं, आपने उधर ही हाउस बिल्डिंग की है, और आप हमारे साथ भी एसोसिएटेड हैं ग्रीन वेव के साथ भी। तो आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन भी करवा दें, और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करें। ठीक है, सही है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फराज अख्तर, और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ ACCA, और फिलहाल मैं जर्मनी में 5 साल से हूँ, और 3 साल मैंने जर्मन स्टॉयबरातुम कंपनी में भी काम करा है, जो टैक्स एडवाइजरी कंपनी होती है, फ्रैंकफर्ट में उनका ऑफिस था। तो 3 साल मैंने उनके साथ काम करा है, और अभी करंटली मैं लक्समबर्ग में जॉब कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। तो बाकी फुल टाइम जॉब के साथ साथ मेरा साइड पे बिजनेस भी है अकाउंटिंग सर्विसेज का, और मेरी कंपनी का नाम है सेफ अकाउंटेंट्स। तो बाद में वो फराज भाई आपको लिंक भी शेयर कर देंगे, इत्तेफाक से हमारा नाम भी सेम है, फराज महमूद, और मेरा फराज अख्तर। तो बस यही है मेरा, क्योंकि प्रोफेशन अकाउंट से रिलेटेड है, तो मैं अपनी जॉब के साथ साथ लोगों को सपोर्ट करता हूँ बुक कीपिंग में, और वैट की कंप्लायंस से रिलेटेड, और जो स्टेट फॉरवर्ड इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस होते हैं उसमें भी मैं हेल्प करता हूँ। तो मेनली यही होता है, लोग जो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं जर्मनी में और जो करना चाहते हैं, तो उनको शुरू में असिस्टेंस चाहिए होती है कि बुक कीपिंग का सेटअप हो जाए और टैक्सेशन की कंप्लायंस हो। तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, तो उसमें मैं बिल्कुल आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू फराज। चलें अब हम जो ना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, तो इस पे बहुत सारे जो ना मिसकंसेप्शंस भी हैं, काफ़ी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सवाल आते हैं। बेसिकली ना एक सवाल था जो उससे डिस्कस कर देते हैं दोबारा, कि एक बल्कि काफ़ी सारे जो हमारे साथ दोस्त हैं इधर, वो जॉब होल्डर हैं, ठीक है। मतलब उनकी कोई ना कोई इनकम है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 60,000 भी कमा रहा है एनुअली, कोई ज़्यादा भी कर रहे हैं। तो इनके सिनेरियो में किस तरह से होगा अगर ये टाइल साइड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इनका क्या सिनेरियो होगा उसमें आइंसुल्टेनेमन में स्पेशली के उसमें आइनकॉमन स्टोर किस तरह से ये कैलकुलेट करें? इसमें सिनेरियो ये है कि पहले तो देखना होता है कि आप जो काम शुरू कर रहे हैं साइट पे, वो आपकी कंपनी से मतलब कंपटीशन में तो नहीं है। मतलब यूजुअली बहुत से लोगों को अगर फुल टाइम जॉब है तो स्पेशल परमिशन भी चाहिए होती है साइट पे बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर आपका जैसे ऑनलाइन सिर्फ अमेजोन पे काम करना है या ईबे पे, तो और आपकी जॉब किसी और फील्ड में है, तो बिल्कुल बंदा साइट पे एज अननेमर रजिस्टर करा सकता है, या बिजनेस कंपनी भी खोल सकते हैं। तो उसमें टैक्स डिक्लेरेशन का ये होता है कि कंबाइन फाइल होता है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आइंजल तनेमर की अनमेल्डिंग कराता है, जैसे
अपना गिवरमेंट मेल दूँ, जिसमें वो एज ए नेचुरल पर्सन फाइलिंग करेगा। तो उसमें अपनी जो लोन श्योर बिशाइनिंग होती है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में, वो फाइल होगी जॉब से रिलेटेड, और साथ में बिजनेस से रिलेटेड अलग फॉर्म फिल करे जाएंगे, लेकिन कंबाइंड डिक्लेरेशन होगी जिसमें आपकी इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों की टैक्स असेसमेंट साथ होगी। तो बिल्कुल बहुत से मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं जिनके यही सर्कमस्टेंसेज है कि जॉब भी है और साथ बिजनेस भी है, लेकिन कैलकुलेशन जो टैक्स की होगी वो कंबाइन होगी। अच्छा, इसमें जो 24,500 यूरो जो फ्राई पे आ गया, वो कैसे काउंट करते हैं? मतलब वो ऑब्वियसली बिजनेस के ऊपर करेंगे या प्राइवेट इनकम के ऊपर भी करेंगे? वो बिजनेस के ऊपर है। वो फ्राई बेतराक सिर्फ गिवरबे एंड मेल्डुंग में होता है, गिवरबे स्टोर के लिए होता है। जो फ्राई बेतराक 24,000 क्या है, जैसा आप बात कर रहे हैं, अगर एक बंदा से उसकी नेट इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है 50,000 और उसने साइट पे उसने गिवरबे से जो इनकम करी वो थी उसकी 30,000, तो 30,000 पे उसको 24,000 का फ्राई बेतराक मिलेगा। तो गिवरबे स्टोर सिर्फ 6,000 पे जाएगा, लेकिन नेट इनकम अगर पूरी 30 हुई तो उस पर इनकम जो टैक्स जाएगा वो पूरे 80,000 पे जाएगा। 50 फ्रॉम इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड 30 इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम टैक्स जाएगा 80,000 पे, लेकिन गिवर बेस्ड है सिर्फ 6,000 पे जाएगा, क्योंकि 24,000 उसके 30 में से फ्राइबेतराक में माइनस हो गए। क्योंकि एज एंजल यू हैव टू फाइल 2 टैक्सेस, वन गिवर बेस्ड which is business tax and also income tax. बिल्कुल सही। जैसे ये स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, गिवरबे स्टोर और आइनकॉमन स्टोर, ये 2 टैक्सेस हमने देने हैं एज आइनसोल्टन। अच्छा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अहमद आतिफ, आप हैं ये? जी, वो असल में वो बेटे के नाम से जो है ना वो उस पे अच्छा अच्छा, जी जी। नहीं ये अच्छा मुझे बताइए, पॉइंट अभी इन्होंने क्लियर करा, ये था थोड़ा माइंड में कि टोटल जो आइन कॉमन स्टोर जो जाएगा वो जैसे बताया कि जॉब वालेंगे, लेट सपोज कि उन्होंने 80,000 का उन्होंने एग्जांपल दी कि टोटल 80,000 पे जाएगा, तो कुछ एक एस्टिमेशन है कि अराउंड मतलब कितना जाएगा? जैसे आपने बताया कि उसमें कैटेगरीज बनी हुई है कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उस पे उसके हिसाब से इतना % जाएगा। और सेकंड चीज़ मुझे जो है ना थोड़ा सा पॉइंट, ये जो वेट का जो आपने बताया था, जब फॉर एग्जांपल मैंने आइंसल उल्टरने में रजिस्ट्रेशन करानी है, जब बताना है तो उनको मुझे बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे आपने बताया कि 22,000 जो है मेरा वेट जो है मैं कलेक्ट करूंगा, और इन केस अगर लेट सपोज पहले ही साल जो है वो अगर बढ़ जाती है मेरी जो है वेट कलेक्शन जो 22,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा फाइन पड़ेगा, या जैसे आपने बताया कि 5 साल के लिए बाउंड होना पड़ता है, तो ये थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है चीज़। नहीं, ये ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी। जो 22,000 यूरो की लिमिट है ना, वो आपके टर्नओवर की है, रेवेन्यू की है, उनसट्स की। कि आप अगर एनुअली उन्हें बताते हैं कि मैं 22,000 यूरो रेवेन्यू जनरेट नहीं करूंगा, तो फिर आप टैक्स फ्री रजिस्टर हो सकते हैं, मतलब वैट फ्री रजिस्टर हो सकते हैं। उसमें वैट कलेक्शन का इशू नहीं है। सही है, अगर मैंने उनको फॉर एग्जांपल बता दिया 22,000 यूरो में एक है भी नहीं, उसमें रेवेन्यू भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई चीज जैसे आपने उसमें बोला था कि अगर आप टैक्स फ्री रजिस्टर कराते हैं तो आप ना टैक्स देंगे ना टैक्स देंगे, जो जो वैट मतलब जो जो है वो, बिल्कुल, तो उसमें ना तो आप फिर हाँ, देंगे मैं ना आप क्लियर देंगे। कर देता हूँ, सॉरी। जी इसमें जी आप क्लाइंट तनम्मा की बात कर रहे हैं ना, इसमें ये होता है क्राइटेरिया कि लास्ट ईयर आपकी इनकम, जैसे आप अभी तो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जी तो आप उनको मेंशन करेंगे कि हाँ भाई मेरी इनकम जो है इस साल 22,000 यूरो से क्रॉस नहीं करेगी। मैं ग्रॉस इनकम रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, सही उमजा है। जो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे नेक्स्ट ईयर आप आ जा रहे हैं और आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो गई, जो रेवेन्यू आपकी, तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है क्लाइंट तनम्मा में रहने का कि आपकी लास्ट ईयर इनकम 22,000 से कम थी और करंट ईयर में 50,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी, हम्म, जैसे यहाँ मेंशन हुआ हुआ है। सही लेकिन है। अगर आप सर्टेन लेट्स से कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करा और आपके फर्स्ट ईयर में 1 लाख की रेवेन्यू हो गई, सही है। इन दैट केस आप फाइन नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म द फिनांसम कि भाई मेरी इनकम जो एस्टिमेटेड थी वो 22,000 से कम थी, लेकिन बिजनेस अच्छा ग्रो कर गया, अब मेरी 100,000 रेवेन्यू है। सो इन दैट केस वो आपको कन्वर्ट कर देंगे। आपको एक एप्लीकेशन डालनी होगी कि आपको क्लाइंट तनम्मा से हटा के नॉर्मल वेट रिजीम में आपको ट्रांसफर कर दें। तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको उस पीरियड से लेके जिस मंथ आपकी वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, हम्म, उसके बाद से आपको फिर जो नॉर्मल वेट फाइलिंग्स होती हैं वो करनी होगी और वेट कलेक्ट करना होगा अपनी सेल्स में। तो ओके। इसमें कोई फाइन नहीं होता, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस एक सिनेरियो होता है, एक लॉ है। अगर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो यू जस्ट हैव टू कीप द फाइनेंस इन्फॉर्म
लेकिन अगर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया और आप फिर भी कलेक्ट नहीं कर रहे और फाइलिंग नहीं कर रहे, तो उसमें ऑफ कोर्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, सही है। और एक चीज़ ये कि अगर जैसे 22,000 यूरो से मेरी कम है, इसमें रेवेन्यू कम है, तो मैं जब कोई चीज़ बाय करने जा रहा हूँ, फॉर कोई भी इन्वेंट्री बाय करने जा रहा हूँ, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं क्लाइंट unternehmen हूँ और मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। जैसे आप बोले, ना मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा ना टैक्स पे करूंगा। बिल्कुल, उसमें यह है कि आप उसको क्लेम बैक नहीं कर सकते। बताने परचेजिंग में यू डू नॉट नीड टू इन्फॉर्म। ओके। हाँ, उसमें यह है कि आपको बस ये है कि अगर आपने कोई माल खरीदा 10,000 का, उसमें 19% वैट शामिल है, तो आपका जो फाइनल कॉस्ट है वो 11,900 पड़ेगी आपको। सही लेकिन है। आप 1900 यूरो क्लेम बैक नहीं कर सकते क्योंकि आप क्लाइंट unternehmer है। ये इसका ओके। डिसएडवांटेज है। और अगर आप हाँ। कोई सेलिंग कर रहे हैं, आप उसमें इनवॉइसिंग में अपनी मेंशन करना होगा कि एज पर द एक स्पेशल सेंटेंस होता है कि बिकॉज योर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर क्लाइंट unternehmer पैराग्राफ 19 उम्जा स्टॉयर लॉ, योर कंपनी इज नॉट obliged टू चार्ज वैट। ओके, मैं समझ गया। हाँ, मैं यहाँ के पॉइंट क्लियर हो गया कि मुझे हर सूरत में भी कोई इन्वेंट्री परचेस करूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे देना ही देना, वो जो रिटर्न मुझे उसका नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल अगर ओके, जो मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ उस पे फिर जो है मुझे वो बिल्कुल। बहुत से ओके। लोग चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के बाद आपको 19% उम्जास्टवार, जो आइन फॉर उम्जास्टवार भी देना होता है, जो इंपोर्ट वीएटी होता है। तो अगर आप क्लाइंट unternehmer है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप वो भी 19% क्लेम बैक नहीं कर सकते। लेकिन यूजुअली है कि जो लोग अमेजोन पे स्टार्ट कर रहे होते हैं और अगर उनको बाकी में सीरियस है बिजनेस को लेके, और अगर बाहर से माल इंपोर्ट करना है जर्मनी में, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि नॉर्मल वैट रिजीम में जाएं, सो इस सिचुएशन में वो अपना आइन फॉर उम्जास्टवार जो इंपोर्ट वीएटी है वो क्लेम बैक कर सकते हैं टैक्स ऑफिस से। ओके। और अगर जैसे अमेजोन के अंदर ही जैसे होलसेल का जो मॉडल है उस पे अगर करना चाहें, जैसे इनिशियल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी रिकमेंडेशन क्या है? जैसे फराज भाई ने बताया था कि आइंसल unternehmen जो उनके लिए बेटर है, लेकिन होलसेल के प्रोसेस में भी हम जो है वो इन्वेंट्री परचेस करते हैं, तो उस पे हम जो जो है वो जो दे रहे हैं, वैट दे रहे हैं, तो वो तो मतलब हम सिर्फ दे ही रहे हैं। अगर हम जब प्रॉफिट आ रहा है या जब हम चीज सेल कर रहे हैं, तो फिर हम वो उस पर नहीं देंगे जो अगर 22,000 यूरो से कम है। तो उसमें आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि उसमें नॉर्मल जो है वो क्लाइंट unternehmen ही जो वो हमें रजिस्टर कराना चाहिए, बताना कि इस तरीके से 22,000 यूरो से कम होगा हमारा? होलसेल मॉडल में आई गेस वो डिपेंड करता है आपके स्केल में कि आपका कितनी मतलब अमाउंट है आपकी परचेजेस की। अगर ज़्यादा, इफ़ यू आर डूइंग अ स्मॉल स्टार्ट के लेट्स से 5 to 10,000 का माल खरीद रहे हैं इनिशियली फर्स्ट ईयर में, तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में क्लाइंट unternehmer रह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से चेंज करा लें। लेकिन अगर बड़े पैमाने अच्छा, में काम करना है। इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जर्मनी में ना वैट फ्री का कोई इतना चार्म नहीं है। यूके में बहुत चार्म है ना, क्योंकि 85,000 पाउंड की वहां पे लिमिट है, बिल्कुल वो उसमें बहुत चार्म है। जर्मनी में मतलब 22,500 यूरो कोई चार्म नहीं है इसमें। मतलब मैं अगर देखूं, मैं कभी भी इसमें ना जाऊं कि 22,500 यूरो के पीछे मैं जो ना वैट डी रजिस्टर होके अपनी पॉसिबिलिटीज को बंद कर लूंगा। तो बिल्कुल मतलब हमने एडवांटेजेस देने हैं, वैट रजिस्टर करवाने का नुकसान कोई भी नहीं है। मतलब आपने जो दिया है वो आपको वापस मिल जाना है, जो आपने जमा किया वो आपने आगे दे देना है, मैं 0-0 हो जाना है एट द एंड। बिल्कुल सिर्फ इसमें थोड़ी सी मुशक्कत ये है कि आपको टैक्स वैट फाइलिंग करनी पड़ती है, वो आप खुद भी कर सकते हैं इनिशियली, जो है वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सही, शुक्रिया। मतलब बताना जरूरत नहीं है कि आप, जैसे फराज भाई आपने रिकमेंड किया कि मतलब वेट करवा लें, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि वो जो ड्रॉबैक जो है क्लाइंट unternehmen में कि जो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको फिर फाइलिंग कर सकते हैं उसके अंदर जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्ट्रेट बिल्कुल। फॉरवर्ड केस है तो खुद भी कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो ऑफ कोर्स मैं उसमें हेल्प भी कर सकता हूँ कैलकुलेशंस में और फाइलिंग्स में, तो वो मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी वकास, नेक्स्ट आप है। जी मेरा क्वेश्चन जो है वो, या क्वेश्चंस कह लें, एक दो क्वेश्चन जिसमें से वैट के हवाले से एक दो बात ये क्लियर हो गई, क्योंकि पहले थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि जब आप ये कह रहे थे ना, हमें जब हम वैट फ्री जब हम जाते हैं तो ना हमें देना होता है ना लेना होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे ये क्लियर हो गया कि ऑब्वियसली देना तो आपने है ही जब आप इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़, तो वो बात पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ये जो बात है कि जब आप फर्स्ट ईयर में, जब आप स्टार्ट में, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं जो है वो वैट फ्री जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो आपने ये लाइन लिखी हुई है सेकंड पैराग्राफ में, लास्ट लाइन, कि बेयर इन माइंड दैट वंस यू हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट इन एंड आउट ऑफ यूएसटी, सो यू आर लॉक्ड इन फॉर दैट डिसीजन फॉर 5 years, तो ये कब आप पे अप्लाई होगा? क्योंकि फॉर श्योर हमने फर्स्ट ईयर तो ये डिसाइड कर लिया कि हम जो है वैट फ्री जाना चाह रहे हैं, लेकिन
नेक्स्ट ईयर इसमें अगर बिल्कुल ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बेसिकली रेगुलेशन सी बनी हुई है। लेकिन जैसे फराज ने बताया ना कि जब आप क्रॉस करते हैं ना 22,000 यूरो क्रॉस करते हैं, फिर आप उनको बता दें, ठीक है, जी फिर जी वो फिनेंसर खुद ही आपको कह देगा कि जी आप जो ना अपनी कैटेगरी चेंज कर दें, ठीक है? क्योंकि उन्हें तो पैसे आने हैं। जी जी। तो तो चलें ये भी ये कोई ठीक है। इतना स्ट्रिक्टली कोई नहीं है। और क्या आप प्लीज स्लाइड 2 पे जा सकते हैं जहाँ पे आपने गिव स्टोरेज जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है? आई थिंक स्लाइड 2 थी या 3 थी। ये आ गया। स्लाइड 2 थी गिव स्टोरेज, जहाँ पे आपने एक आइंसलुंटरनेमन के लिए जो है वो 24,500 वाला जो था, एक इक्वेशन इससे लास्ट आई थिंक स्लाइड में बताई गई थी, स्लाइड 2 में। ये वाली थी। नहीं, स्लाइड नंबर 2 पे अगर आप जाएं, पेज नंबर 2 पे आई थिंक वहाँ पे थी। जी बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि मुझे फर्स्ट में आपने कहा कि टोटल प्रॉफिट, और बाद में फिर जो थोड़ी डिस्कशन हुई उसमें आपने ये लिखा था टैक्सेबल इनकम है, और ये टोटल प्रॉफिट की जगह पे आपने बताया कि टोटल रेवेन्यू। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये टोटल प्रॉफिट है या टोटल रेवेन्यू है, क्योंकि नहीं नहीं, प्रॉफिट ये तो एक टोटल अलग चीज प्रॉफिट है। है। बिल्कुल, ये टोटल प्रॉफिट है। मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट हम किसे कहते हैं। प्रॉफिट इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू माइनस ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। वो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में हमने जो ना ये फ्राई बितराग उस प्रॉफिट में से माइनस करना है। अच्छा, तो ये मतलब रेवेन्यू नहीं है, मतलब इसमें हम बिल्कुल सारे एक्सपेंस निकाल के फिर जो प्रॉफिट बचेगा जो बिल्कुल, हमारा उसमें। ओके। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि वो 30,000 नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, और 80,000 और 50,000 आपकी जो इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, तो 30,000 जो नेट प्रॉफिट है उसमें से वो 24,000 माइनस होगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस टैक्स कैलकुलेशन। अच्छा, क्योंकि आई थिंक किसी पॉइंट पे आपने फराज में ने कहा कि नेट रेवेन्यू ऐसा कुछ था, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। चलिए ठीक है, आप क्लियर हो गया। जी दानिश नेक्स्ट आप है। और एक क्वेश्चन मेरा और भी था, ये लास्ट जी स्लाइड जी पे जो टास्क हैं उस पर अगर आप जरा प्लीज अगर जाएं। ये जो फर्स्ट टास्क है इसमें जो फर्स्ट टू जो जो पॉइंट्स हैं, ये इस चीज से इनका लिंक नहीं है कि हम आइंसल unternehmen में हैं या ऊगे में या नहीं GmbH नहीं, में। इसका कोई लिंक नहीं है। इसका कोई लिंक नहीं है। ये आपका नॉर्मल वैट है। वैट इज सेम इन आइंसोल्टरनेमन और उगे गेम पे। हाँ, अच्छा, और एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा ये भी था माइंड में कि जब आप टैक्स फाइल करते हैं और अगर आप ऊगे में हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आप 2 पार्टनर हैं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर जो है वो अनमैरिड हो और एक पार्टनर जो है वो मैरिड हो। तो ऑब्वियसली फिर उसमें क्या किस तरह कंपनी का जो है वो आप टैक्स करेंगे एट द एंड, इवेंचुअली टैक्स क्लेम कैसे होगा उसका? अच्छा, अभी जितने भी हमने टैक्सेशन पढ़ी है ना, ये सारी बिजनेस टैक्सेस हैं। जो आइंसल unternehmen है उसमें जो आप पैसे विड्रॉ करते हैं वो आपके प्राइवेट में आ जाता है ना, क्योंकि आइंसल unternehmen में आप नेचुरल पर्सन ही रहते हैं। जबकि ऊगे में आप juristische Person हो जाते हैं। जो भी उसके Geschäftsführer हैं, आप लोग एक हैं या दो हैं, जो Geschäftsführer है वो सैलरी विड्रॉ करता है फिर। ठीक ठीक है, मैं वो थोड़ी और वजाहत कर दूं उसका। इसमें कि यूजे जो जी जी है, फिराज आप। बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि लीगल एक एंटिटी है, तो दो पार्टनर है, अगर उनकी कोई भी क्लास हो, टैक्स क्लास हो, तो उससे इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज यूजी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होगा 15% जैसे होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट उस पर जो है आपका जो गिवर बेस्ड है वो। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टैक्स क्लास है जो भी आपके पार्टनर्स बिल्कुल हैं उसमें। बिल्कुल, लेकिन जो जब विड्रॉ करेंगे आपके जो पार्टनर उसमें से प्रॉफिट अपना, तब जब अपना इनकम टैक्स हिस्टोरिक फाइल करेंगे उसमें फिर वो उनका फर्क पड़ेगा कि उस बंदे की कितनी हिस्टोरिक कौन सी वाली टैक्स क्लास है और कितना कितना टैक्स आना है। लेकिन यूजी का जो टैक्स है वो सेम रहेगा, क्योंकि सही, वो वो फिर कॉर्पोरेट आप टैक्स और इंडिविजुअल बिजनेस लेवल टैक्स। पे जब आप इनकम टैक्स सब करेंगे उस पे एग्जैक्टली, वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सही, ठीक है, शुक्रिया। जी दानिश आप नेक्स्ट हैं।
जी, मेरा एक तो सवाल ये था कि जो वैट जो रिलैक्सेशन की जो स्लाइड 6 थी, वो तो आइंसल unternehmen एंड देन क्लाइन unternehmen का ऑप्शंस थे। क्या सिमिलर ऑप्शन ऊके या GmbH में भी है या नहीं वैट के लिए? बिल्कुल उसमें है। नहीं है वैट उसमें। का क्लाइन unternehmen की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी, नहीं, मतलब ये ऊगे तो GmbH। ऊके एंड GmbH, क्या डू वी हैव सच ऑप्शंस अवेलेबल इन ऊके एंड GmbH? यस यस, क्लाइन unternehmen जो है वो जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, दे कैन आल्सो चूज दिस ऑप्शन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। वो डिपेंड करता है, क्लाइन unternehmen डिपेंड करता है आपके रेवेन्यू के ऊपर कि आपके रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड क्या है। इफ इट इज लेस देन 22,000 euros यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। ओके, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज पे ये हो रहा था क्योंकि मेंशन इस तरह किया गया कि शायद आइंसल unternehmen की कैटेगरी में आता है, तो आई वाज जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड कि इज इट आल्सो एन ऑप्शन इन ऊगे एंड GmbH? आप ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शन अवेलेबल है उसमें भी? बिल्कुल, वो क्योंकि डिपेंड करता है रेवेन्यू के ऊपर। ओके, अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि मोस्टली पीपल आर डूइंग जॉब, तो दिस इज अ साइड बिजनेस, और अगर हम ये ऊगे की तरफ जाते हैं, शायद आपने एक्सप्लेन किया अभी टैक्सेशन का, थोड़ा सा इसको मजीद एलोबरेट कर दें कि टैक्सेशन कैसे होगी इन केस इफ यू हैव अ कंपनी अंडर ऊगे और GmbH, और ये कंपनी फॉर एग्जांपल आपको जॉब से परमिशन ना मिले या आप लीगली सेफ होना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी वाइफ के नाम पे ये कंपनी खोल ली है, उस केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये सिचुएशन ओवरऑल स्पेशली अंडर ऊगे एंड GmbH क्या होगा? ठीक है, उसमें ये होगा कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट करा 100,000 euros का, ठीक है, यूजी ने। तो उसमें क्योंकि इट इज अ लीगल एंटिटी, तो सेपरेट यूके का कॉर्पोरेट सब स्टॉयर डिक्लेयरिंग जो कॉर्पोरेट टैक्स डिक्लेरेशन और बिजनेस टैक्स डिक्लेरेशन फाइल होगा। तो अप्रोक्सीमेट जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो लीगल एंटिटीज की जर्मनी में अराउंड 30% होती है। बिजनेस टैक्स ऊपर नीचे होता है, कॉर्पोरेट टैक्स 15% फिक्स है, प्लस 5.5% सॉलिडेरिटी सरचार्ज होता है। तो अप्रोक्सीमेटली लेट्स से अगर 30% टैक्स लाइबिलिटी है तो 100,000 नेट प्रॉफिट में आपको बचेगा 70,000, ठीक है, ठीक। उस बिजनेस के अंदर यूजी या GmbH में। अब उसमें से आपकी वाइफ ने अगर निकाले, विड्रॉ करे 10,000 euros एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, तो जब टैक्स डिक्लेरेशन फाइल होगा तो आपकी इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वही रहेगी, लेट से 50,000 है, और वाइफ का भी डिक्लेयर होगा कि वाइफ ने अपने बिजनेस में से 10,000 euros विड्रॉ करें, जिसपे कैपिटल टैक्स जाएगा विच इज अराउंड 25%। ये प्लीज दोबारा बताइएगा तो ये वाला पॉइंट। बिजनेस का तो वही 30% समझ में आ गया ना आपको अप्रोक्सीमेटली, जी जी जी। ठीक है। लेकिन जब वाइफ लेट से उस 70,000 बचे आफ्टर पेइंग द टैक्सेस ऑफ द यूजी एंड GmbH, 70,000 पड़े हुए बैंक में, लेट से नेट प्रॉफिट, उसमें से आपकी वाइफ ने एज अ ओनर विड्रॉ करे 25 लेट से 10,000 euros, तो ऑन दिस 10,000 शी विल हैव टू पे कैपिटल टैक्स विच इज कॉल्ड कैपिटल इतरागस्टर, यहाँ जो मेंशन है, विच इज अराउंड 25%। ओके, तो उनको फिर 10,000 में से 2,500 यूरो टैक्स देना होगा, क्योंकि उन्होंने एज अ ओनर उसको विड्रॉ करा है, तो 7,500 यूरो उनको बचेंगे। तो ये आपका जो वाइफ का जो टैक्स डिक्लेरेशन होगा, इनकम टैक्स इनकम डिक्लेयर हूँ, उसमें आप लोग कंबाइन भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हस्बैंड की इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट लेट से 50,000 है, एंड वाइफ ने जो प्रॉफिट कमाया कंपनी से 10,000 विड्रॉ करे थे, तो उसमें एक अल्लाह के होता है उसमें कैपिटल इस तरीके का, उसमें वो मेंशन करना होगा कि वाइफ ने बिजनेस से अपने, शी इज द ओनर ऑफ XYZ GmbH, शी विड्रू लाइक 10,000 euros, तो उस पर वो 25% कैपिटल टैक्स जाएगा। और जो 60,000 अकाउंट में पड़े हैं उसका क्या होगा? इफ यू आर नॉट विड्रॉइंग तो उस पर कोई टैक्स नहीं जाता। अगर आप उसको पैसा छोड़ दें कंपनी में, उसको यूज नहीं कर रहे या विड्रॉ नहीं कर रहे, उस पर फर्दर टैक्सेशन नहीं होगी कोई। ओके, एंड इफ नोबडी हैज विथड्रॉन एनी काइंड ऑफ मनी, उसमें तो क्या कोई होगा? टैक्स, तो बस वही 30% के अलावा और कोई टैक्स नहीं जाएगा, उसको ओके आप ओके, सो रीइन्वेस्ट कर दें। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना ड्रॉ कर रहे हैं उस कंपनी के बिल्कुल अकाउंट से। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके 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 ओके, थैंक यू। इसमें ना एक और सिनेरियो भी है कि आप लोग पाकिस्तान में भी अपनी एक कंपनी बना के वहां से इनवॉइस के थ्रू भी एक्सपेंसेस विड्रॉ कर सकते हैं। जी जी, लिमिटेड कंपनी के नाम। बिल्कुल ऐसा होता है, और भी तरीके होते हैं टैक्स को बेहतर करने की सिचुएशन को। बहुत से लोगों ने दुबई में कंपनियां खोली हुई होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप यहाँ जर्मनी में विड्रॉ कर रहे हैं पैसा अपने अकाउंट में, तो ऑफकोर्स फिनांस में पूछता है कि पैसा कहाँ से आया है।
लेकिन ये कि जब पाकिस्तान या दुबई भेज देंगे वो पैसा, वो इनका एक्सपेंस शो हो जाएगा और ये दुबई या पाकिस्तान में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं फिर इसी। तो थोड़ा सा मुझे बताएं, मे बी इट साउंड स्टूपिड, कि ऊगे में आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं एंड यू आर नॉट विदड्रॉइंग इट, तो इसमें तो बहुत अच्छा नहीं कि टैक्स आप बहुत हद तक रिड्यूस हो गया आपका इसके अंदर। बिल्कुल, अगर आप सेविंग के लिए चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो बहुत से लोग ये करते हैं कि दे डू नॉट विड्रॉ द मनी, जो प्रॉफिट्स हैं वो उस कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं या ग्रो करते रहते हैं बिजनेस को। तो 30% आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। आप उसका पैसे को यूज कर सकते हैं री इन्वेस्ट करने में, फर्दर इन्वेंट्री परचेस करने में, और एम्प्लॉय हायर करने या फिर आपको बिजनेस एक्सपेंसेस में, तो उसमें। लेकिन अगर प्राइवेटली विड्रॉ करेंगे तो ऑफकोर्स वही लॉजिक है कि कोई भी, हाँ, तो इसमें इनकम टैक्स देना होगा प्राइवेटली। एग्जैक्टली, वो आपकी इनकम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी फैसल, आप नेक्स्ट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम फराद। थैंक यू। मेरा एक्चुअली बहुत क्वेश्चन जो थे वो पैरेलल दानिश भाई ने ही कर दिए हैं सारे। इसका मतलब है कि मैं अगर यूजी से मेरे कोई भी जितने भी प्रॉफिट आते हैं और अगर मैं वो अपने विदड्रॉ नहीं करता अपने अकाउंट में, तो मुझे अपनी पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करते वक्त कुछ भी डिक्लेयर भी नहीं करना कि मुझे कहीं से और इनकम आई है। Basically, they are completely independent of each other, sort of. बिल्कुल, because you are a natural person and UG or Gamba is a separate legal entity. तो both are separate मतलब वो है, आप एक नेचुरल पर्सन है, वो एक लीगल पर्सन है, तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई पैसा यूजी या गेम से आप ट्रांसफर करेंगे या विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूसेज के लिए, तो देन यू हैव टू डिक्लेयर इन योर इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, अदरवाइज नो नीड। बस वो यूजी और गेम पे अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे उस पर 30% जो अप्रोक्सीमेट टैक्स लायबिलिटी होगी, बस वो होगी इफ यू डू नॉट विड्रॉ। थैंक यू। बाकी मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए दानिश के क्वेश्चन से। जी नवीद, आप नेक्स्ट हैं। जी, मेरा एक क्वेश्चन तो ये था, जो फराज भाई ने बताया कि 30,000 अगर इनकम होती है तो उसमें जो पे, मैं बात कर रहा हूँ आइसर इंटरनेमन की, उसमें से 24,500 जो है वो आपके टैक्स फ्री अमाउंट है। तो आपको लेकिन 30,000 के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। बिल्कुल, वो 24,000 टैक्स फ्री अमाउंट है फॉर बिजनेस टैक्स कैलकुलेशन पर्पस ओनली। लेकिन अब यहाँ क्योंकि आपकी यूजी या गेम या नहीं, आप आइंजल उनतनेमर हैं, तो आपको उसमें कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो 30,000 पे इनकम टैक्स जाएगा। लेकिन तो जो भी अमाउंट अब हमने एक टैक्स पे कर दिया है, चाहे वो गिवेयर बेस्ड हुआ है यानी ट्रेड टैक्स है, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी या हमारी जो पेएबल टैक्स अमाउंट है 30,000 का 30,000 वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में काउंट होगा। वो जो पूरा जो नेट प्रॉफिट है 30,000 के, उसके ऊपर इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेट होगा। ये ऑल टैक्सेस में ये हम ये नहीं करते कि रिमेनिंग अमाउंट जो है एक काइंड ऑफ टैक्स पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उस पे सेकंड टैक्स आएगा। नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट बिकॉज़ बोथ हमें उनको इंडिविजुअली देखना है। बिजनेस टैक्स इज सेपरेट और इनकम टैक्स इज सेपरेट। बिजनेस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वो 24,500 का अलाउंस है, लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वो जैसे होता है 9,000 या 18,000 इफ यू आर मैरिड, वो अलाउंस जो होता है वो अप्लाई होगा उसके ऊपर। जर्मनी में क्योंकि एक इनकम टैक्स का भी अलाउंस, उसका भी एक चार्ट है, आई थिंक अब वो बढ़ के फॉर मैरिड कपल्स 19,000 यूरोज हो गया है। उसके ऊपर कोई भी इनकम हो, देयर आर लाइक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम फ्रीलांसिंग, इनकम फ्रॉम रेंटल और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी टोटल इनकम होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स जाएगा आपका। राइट। मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि इससे समहाउ कनेक्टेड है कि आंसर उंडरनेमर कोई एक थ्रेशोल्ड अमाउंट है कि अगर आप एज अ सैलरीड पर्सन इतनी अमाउंट ले रहे हूं देन इट्स बेटर टू गो फॉर यूजी और गेम्बेहा, बिकॉज उधर जो है वो टैक्सेस 30% है, जबकि आंसर उंटरनेमर में जब हम जाते हैं तो हमें वी हैव टू पे ओवर द होल इनकम, whole net profit as a income tax like अनकॉमन है। तो कोई वो एक थ्रेशोल्ड है जो आप बता सकते हो कि इतनी आपकी ऑलरेडी इनकम हो तो उससे ऊपर हो तो इट्स बेटर टू गो फॉर गे और गेम्बेहा? इन टर्म्स ऑफ टैक्स लायबिलिटी वो अप्रोक्सीमेटली सेम पड़ती है कि अगर आप आइंजुल नेमर वाला ऑप्शन लें या फिर यूजी या गेम्बिया, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर कि आपका यूसेज क्या होगा। अगर आप
के पास सेविंग्स के लिए अभी एबिलिटी नहीं है, आपको पैसे खर्च करने होंगे जो भी प्रॉफिट में से, तो बेटर है कि आइंजल उन्तनेमर वाला ऑप्शन में जाएं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी मैं आई कैन सर्वाइव विद द इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, जो भी बिजनेस इनकम होगी वो मुझे आई डोंट नीड इट अर्जेंटली, मुझे अभी फॉरन चाहिए नहीं, मैं उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ या सेव कर सकता हूँ, तो बेटर है कि बंदा यूजी या गेम या खोले। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें जो भी प्रॉफिट हो आप उसको निकाल नहीं रहे, यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ 30% पे कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है अगर पैसे फौरन नहीं चाहिए बिजनेस में से। ओके और अगर हम गेम बेहा जब उगे की तरफ जाते हैं तो उसमें कोई जो सोशल कंट्रीब्यूशंस हैं लाइक रेंटेversicherung और Pflegeversicherung या Krankenversicherung, उससे क्या रूल्स हैं? जिस तरह दानिश भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम अपनी कंपनी जो है वो अपनी मिसेस के नाम पे करवा देते हैं रजिस्टर्ड और वो शी इज ऑलरेडी ऑन फैमिली फिजिशियन ना, हाँ, तो उसमें मसला हो सकता है, उसमें ये मसला हो सकता है क्योंकि फैमिली फिजिशियन में वो, जैसे आओ का के एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो अक्सर फॉर्म भी भेजते हैं हर साल के चेक करने के लिए कि आपकी कोई जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। अगर वाइफ हाउस वाइफ है तो उसमें कुछ इनको इशू नहीं होता, लेकिन अगर इफ वाइफ इज अर्निंग समथिंग तो उसमें वो बातें रहेगी, बढ़ा सकते हैं थोड़े से। तो नहीं, वो भी लेकिन देखना होगा कि अगर आपकी वाइफ के नाम पे यूजी खुली है लेकिन वो अगर विड्रॉ नहीं कर रही लेट से, तो एक तरह से उनकी इनकम टेक्निकली नहीं है, इनकम हो रही है यूजी की विच इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अगर इफ शी इज विड्रॉइंग अलॉट अपने नाम पे, उस पे उनकी भी इनकम हो रही है वाइफ की भी, तो ऑफकोर्स ये बताना पड़ेगा आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, कि आपके अलावा आपकी वाइफ की भी सर्टेन इनकम है फ्रॉम हर बिजनेस। तो उसमें थोड़े सा वो जो कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन वो बढ़ा सकते हैं। और उसमें जो बाकी सोशल कंट्रीब्यूशंस है लाइक रेंटेversicherung, उसका कोई फ्लेश तो नहीं आता है? और कब फ्लेश होता है एक Geschäftsführer जो है, मतलब वो उसके लिए कौन सा Geschäftsführer बिजनेस ओनर्स के लिए फ्लिश नहीं है, वो सिर्फ जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए होता है फ्लिश। also when there are multiple Geschäftsführer like 2 or 3 people? बिल्कुल, क्योंकि इन शॉर्ट बिजनेस ओनर्स के लिए कंपलसरी नहीं है पेंशन फंड में शामिल होना। इफ दे वांट दे कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट पेंशन फंड्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे आखन मुशनर, वो प्राइवेट रिश्ता रेंते वगैरह या फिर और भी जो होती हैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जॉब नहीं होती, सिर्फ बिजनेस होता है, तो वो उसमें रेंते फंसे में बात रही नहीं दे रहे होते, उन्होंने प्राइवेट सेविंग्स की भी होती हैं। तो कोई फ्लिश नहीं है, बिजनेस ओनर्स को फ्लिश नहीं है रेंते फंसे पे करना। जॉब जो लोग कर रहे होते हैं उसमें वो लोग देते हैं, उनको फ्लिश है। मेरा लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अगेन Einzelunternehmer कि उसमें जब हम Einkommen हमारी Einzelunternehmer से आ रही है और उसके ऊपर हमने Einkommensteuer पे करना है, तो क्या हमारा वो Einkommensteuer के साथ, जो कि हम एज अ Arbeit Angestellter जो है वो जो सोशल कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं लाइक Krankenversicherung, Renteversicherung, Pflegeversicherung, तो क्या हमारी वो अमाउंट भी ऐड होगी उधर भी कुछ अमाउंट? जैसे वो एग्जांपल ले लेता हूँ कि 50,000 आपकी इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, 30,000 इनकम फ्रॉम Einzelunternehmer बिजनेस है, ठीक है। तो रेंते versicherung जो जा रही है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आपके जैसे बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30,000 और 50,000 करीब करीब है, तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन बिजनेस इनकम जो है वो आपके रेंटे फंसे बात रहेगा में कुछ चेंजेस नहीं लेकर आए, वो क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में ही कैलकुलेट होता है। क्योंकि 4 तरह की इंश्योरेंसेज होती हैं, रेंटे versicherung, Krankenversicherung, फ्लेगे, केयर इंश्योरेंस और जॉब लॉस इंश्योरेंस। तो जॉब लॉस इंश्योरेंस और रेंटे versicherung वो तो सेम ही रहेंगी, लेकिन केयर और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बढ़ा सकती है बेस्ड ऑन योर टोटल इनकम, कंबाइंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एज वेल। राइट, तो इसका टेक अवे ये है कि गो फॉर उगे और उस केस में आप जब तक नहीं निकलवाएंगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा टैक्सेस। या जस्ट अराउंड 30% ऑन द नेट प्रॉफिट्स। राइट, थैंक यू वेरी मच। जी आतिफ आप नेक्स्ट।
जी, नवीद भाई ने काफ़ी हद तक जो सवाल उसको मेरा क्लियर हो गया था। बस फर्जिशों के हवाले से जो था मैंने आपसे भी किया था पहले कि मैं जैसे जॉब angestellter हूँ और मैं आइंसल unternehmen पे जाता हूँ, तो फर्जिशों जो है मुझे आइंसल unternehmen में सेपरेट देनी पड़ेगी या जहाँ से मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है, लेट्स सपोज़ जॉब से ज़्यादा हो रही है मेरी, तो मुझे वहाँ से देनी पड़ेगी। और सेकंड क्वेश्चन जो था, जो बताया था कि जो Steuererklärung जो होगी, जो Einkommen Steuererklärung होगी, वो तो साल के साल होगी और कंबाइन होगी। लेकिन जो वेट का जो मैं अप्लाई वो करूँगा, जो तो वो जो है वो मंथली होगी या क्वार्टरली होगी, जो मुझे देना है Umsatzsteuer जो देना है उनको, तो वो भी ये साल के साल करूँगा या वो मंथली बेसिस पे होगी? पहले मैं वेट वाला जवाब दे देता हूँ। जी, वेट जी। का सिचुएशन ये होती है कि एनुअल फाइलिंग तो करनी ही करनी होती है, वो फाइनल फाइलिंग कहलाती है, एनुअल वेट रिटर्न जो होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एडवांस वीएटी रिटर्न जो फॉरेन मेल्डिंग फाइल करने होते हैं क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे, तो वो डिसाइड करता है फिनांस साउंड, वो टैक्स ऑफिस डिसाइड करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यूजुअली जो न्यू बिजनेस होते हैं ना, जो नई रजिस्ट्रेशन कराते हैं वीएटी की, टैक्स ऑफिस यूजुअली फर्स्ट ईयर में मंथली फाइलिंग्स मांगता है, और फिर वो नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि आपका जो रेवेन्यू कितनी थी, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी। तो उस पे डिपेंडिंग ऑन द वीएटी लायबिलिटी, वो थ्रेशोल्ड्स के अकॉर्डिंगली वो फिर नेक्स्ट ईयर से आपको चेंज कर सकते हैं क्वार्टरली में या ओनली एनुअल में। जैसे कि अगर आपकी साल की एनुअल जो वेट लायबिलिटी है सिर्फ 1000 यूरो से कम है, तो टैक्स ऑफिस नेक्स्ट ईयर से कहेगा कि आप सिर्फ एनुअल फाइल करें, मंथली और क्वार्टरली नहीं करें। और अगर आपकी साल की जो वेट लायबिलिटी मतलब जो नेट वेट अमाउंट आपकी 7500 से ऊपर है, तो फिनांस हम कहेगा कि यू हैव टू फाइल मंथली वीएटी रिटर्न्स। तो वो आपकी इनकम और सॉरी रेवेन्यू थ्रेशोल्ड्स पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आपका नया बिजनेस है या फिर पुराना है। इन शॉर्ट न्यू बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर में मंथली होती है, नेक्स्ट ईयर से इट कैन गो टू क्वार्टरली और एनुअल बेसिस, लेकिन इन एनी केस एनुअल तो फाइल करना ही करना है। ओके। और फर्जिशों का जो पूछा था कि फर्जिशों कहाँ से जाएगी मेरी, जैसे अभी तो मेरी जो आर्बाइट जो गेबर है वो मेरी फर्जिशों पे कर रहा है, वहां से मेरी डायरेक्ट रोल हो जाती है। लेकिन अगर मैं आइंसल unternehmen मैंने करी है और वहां से उसका क्या हिसाब किताब होगा? उसका ये होगा कि अगर आपकी साइड बिजनेस से बहुत ज़्यादा अच्छा आपका काम ग्रो कर जाता है और ऑलमोस्ट करीब करीब आ जाता है उसकी इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट से, तो वो आपको लेटर भेजेंगे अलग से, अगर उनको पता चलता है बाद में जो आपकी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो बोलेंगे कि आपकी जॉब से इतनी कट रही है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उनको सर्टेन अमाउंट साइड में अलग से पे करनी होगी फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो उनको बताना मुझे जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे अपनी ठेका या जो भी है टेस्टिंग क्रांकन का उनको बताना जरूरी है कि मैंने एक आइंसल unternehmen भी जो है रजिस्टर कराई हुई है, या बताना फॉरन जरूरी नहीं? शुरू में जरूरी नहीं होता, मतलब आफ्टर लाइक 6 मंथ्स या 7 मंथ्स आप देख रहे हैं कि आपका अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो देन यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि मेरा साइड बिजनेस भी है, उसकी इतनी रेवेन्यू आती है, नेट इनकम जो है, तो एज पर द लॉ यू हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड, क्योंकि वो ओके। यूजुअली ये होता है हर साल बेचते भी हैं फॉर्म कि अगर आपके सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंजेस आए हैं तो आपको उनको फिलिस्ट है कि आपको इन्फॉर्म करना है उनको। तो तो मुझे कोई अगर वो फिर देखते हैं कि भाई हम्म, सिचुएशन चेंज हो गई है, इनकम के इतने आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से पैसे इतने आ रहे हैं, प्लस बिजनेस के इतने आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि भैया आप ऑन टॉप ऑफ दैट साइड में इतना और पे करें, तो ये ओके। होगा। तो मुझे कोई रुक विकुन में तो कोई पे नहीं करना पड़ेगा अगर उनको मैं लेट बताता हूँ 6 महीने साल में, अगर अच्छा प्रॉफिट मेरा या अच्छा रेवेन्यू होता है और मैं उनको बताता हूँ कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद, तो वो ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने जब से आपका अच्छा प्रॉफिट या अच्छा रेवेन्यू होना शुरू हुआ है तो आप जब से हमें पे करें पूरा बैक में? वो लमसम अमाउंट कर देंगे, मतलब कि आपकी जो उस फ्रॉम डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस अब तक आपकी जो नेट इनकम हुई है उस कैलकुलेशन करके, तो वो आपको एक लमसम बताएंगे कि आपकी इतनी लायबिलिटी बनती है। तो उसमें आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं मोनाथली पे करना चाह रहा हूँ या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो हर सर्विस प्रोवाइडर का अलग अलग होता है हिसाब सही, किताब। सही, शुक्रिया। जी दानिश, आपका क्या सवाल है? जी मैं सिर्फ just want to confirm के if my understanding is right. So tax is for GmbH and UG. तो Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer and Solidaritätszuschlag, ये तो हमारे पास चाहे वो UG हो या Einzelunternehmen, you have to pay this thing. और जो मैं समझा हूँ कि जब आप until unless you withdraw the amount, आपको कोई टैक्स नहीं देना,
Otherwise, when you withdraw 25% on that amount which has been withdrawn, you have to pay Kapitalsteuer and then 5.5% on Einkommensteuer, which is 30% almost, right? 25% and on top of that 5.5% of 25%. Exactly. So 30% ये आपने देना है अगर आपने मनी विड्रॉ की है अपनी ओगे या GmbH से, right? Approximate not 30%, आप कह लें कि 26.3%. Sorry. Yes, exactly. और बाकी जो Gewerbesteuer है और बाकी जो आपका Körper Schaffsteuer and Solidaritätszuschlag वो exactly same है, चाहे वो ओगे हो चाहे वो Einzelunternehmen है. बिल्कुल, वो कोई भी लीगल एंटिटी हो ना, चाहे वो यूजी हो या GmbH हो, जो भी लीगल एंटिटी है, तो लीगल एंटिटी को कैपिटल जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो फाइल करना होता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन हैज टू फाइल अ कॉर्पोरेट टैक्स. तो कॉर्पोरेट टैक्स जो Körperschaftsteuer है 15% और अप्रोक्सीमेटली 15 to 16% Gewerbesteuer. सो 30% अप्रोक्सीमेटली टैक्स लायबिलिटी होती है यूजी की या GmbH की. लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अगर विड्रॉ करेंगे पर्सनली तो इनकम आपकी वो बन जाएगी कैपिटल इनकम, उसके ऊपर अराउंड 26 पॉइंट समथिंग जो है वो जाएगा कैपिटल Ertragssteuer. ठीक है. और जैसे हमने विड्रॉ किया और जैसा आप बताया कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस का, देन वी हैव टू इन्फॉर्म देम कि हमारे पास अगर हम एक एज अ फैमिली हम काम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, वाइफ ने कंपनी खोली, उन्होंने मनी विड्रॉ की, देन वी हैव टू एक्सप्लेन एंड वी हैव टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा मनी आ रही है, फिर जो भी उनका स्लैब है, जो भी उनका थ्रेशोल्ड है, दे विल रीकैलकुलेट एंड इशू अस और मे बी इंक्रीज आवर हेल्थ इंश्योरेंस. बिल्कुल ऐसा ही है. ओके, थैंक यू. जी नवीद. और मेरा क्वेश्चन वो अगेन वही Geschäftsführer से रिलेटेड कि अगर GmbH या UGA का कोई Geschäftsführer है so he is not obliged to take any money like in terms of salary or something. So regardless ki how much profit the company is making, like it's making 100,000 euros a year, but still he can keep everything in his company and there isn't any kind of drawback or limitation that he must have to withdraw something. Yes, exactly. There is no obligation कि उनको सैलरी लेनी है या विड्रॉ करना है. He or she can keep the money within the business. Right, or unless कि वो withdraw नहीं की जाती amount, this doesn't count as a secondary income or it doesn't also to be calculated in insurances or everything. बिल्कुल. So, great. Thank you very much. अच्छा, खवातीन की तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा. मायरा, नासिया, सबा हैं और सिदरा हैं. आप लोगों को चीजें क्लियर हैं सर? आपकी खामोशी से लगता है कि चीजें क्लियर हैं. इन केस कोई आपके ज़हन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग भी पूछें, ताकि ये टैक्सेस का चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मतलब आप लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ का कितना चांस है बिजनेस के अंदर. और जॉब में आप लोग को पता है मतलब अगर कोई सैलरी 60,000 दे रहा है तो उसे पता है कि उसे 1 लाख यूरो की सैलरी तक जाने में कितने पापड़ बेलने हैं, कितना टाइम लगाना है. वेयर एज के बिजनेस में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ आपकी है, आपकी ग्रोथ है. उसमें हम लोग जो गलती करते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है अनफॉर्चुनेटली, जो मतलब पाकिस्तानी भी और दीगर भी जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं जिनमें टैक्स कल्चर इतना नहीं कॉमन है हमारे मुल्कों में, तो हमें ये लगता है कि ये कुछ पेनल्टीज़ हैं जो हमारे ऊपर पड़ रही हैं. ये पेनल्टीज़ नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे लिए ग्रोथ के चांसेस हैं कि हम इसमें एक्स्ट्रा ग्रो करें. आप देखेंगे अगर आपको 30% भी टैक्स देना पड़ रहा है, इवन इन केस में मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको 50% भी टैक्स देना पड़ रहा है, वो अगर आप कंपेयर करें आपकी आज जो स्टेज है, फर्ज करें आप 60,000 कमा रहे हैं और उस पे आपको नेट आ रहा है 45,000 या 40,000 आपके पास नेट आ रहा है, तो आपको उसको नेट अमाउंट को 60 या 80 करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है. जबकि आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपका प्रॉफिट आ गया 1 लाख यूरो आ गया, फर्ज करें हमने 50% भी टैक्स दे दिया, मैक्सिमम तो यही है ना कि अगर हमने 50% भी टैक्स काउंट कर दिया तो हम 50,000 यूरो हमारा नेट आ गया, ठीक है, जिसपे आज हम खड़े हैं. और जब हम 2 लाख यूरो प्रॉफिट पे जंप करेंगे तो फिर हम मतलब जो कि बहुत फास्ट
ग्रोथ होती है, मतलब पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इन बिजनेस। जॉब में आपके पास लिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं और बिजनेस में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं कि आप जब 1 लाख यूरो जब आप क्रॉस कर जाते हैं प्रॉफिट में, तो आप 2 लाख यूरो बहुत इजी है आपके लिए टच करना, ठीक है। यानी आपको अपना नेट जो है, नेट इनकम, अगर आपको प्रॉफिट देने के बाद टैक्स देने के बाद भी आपको 1 लाख यूरो बच रहा है, तो आपका जो टाइम स्पैन होगा ना, असल चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो टाइम स्पैन है ना आपके लिए जॉब से और बिजनेस के सूरत में अपनी इनकम को डबल करने का, वो बहुत मुख्तसर है बिजनेस के अंदर। ऑब्वियसली आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी शुरू के सालों में, लेकिन वंस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपके लिए ग्रोथ के अनलिमिटेड चांसेस डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इन शॉर्ट ये है कि डरना नहीं चाहिए जर्मन टैक्स ऑफिस से, तो वो लोग भी लिविंग पर्सन्स हैं। तो बस ये है कि एज लॉन्ग एज योर कंपनी इज कंप्लाइंग विद द टैक्सेशन लॉज एंड रेगुलेशंस, सो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। बिल्कुल यही बात है कि मतलब हमें डरना नहीं है टैक्सेस से। टैक्सेस आर नॉट अवॉइडेबल, लेकिन हम इनको अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं, और टैक्स कंसल्टेंट्स आर ऑलवेज देयर जो आपको बता सकते हैं कि आपने कैसे इसको प्ले अराउंड करना है। ऑब्वियसली वो कुछ परसेंटेज ही आपकी बचा सकते हैं, लेकिन वो परसेंटेज जब आप आगे के लेवल पे जाते हैं, ज्यादा इनकम पे जाते हैं, तो वो 1% भी बहुत मैटर कर रहा होता है उसके ऊपर। तो आप देख, इसीलिए मतलब हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में आप देखेंगे टैक्स कल्चर नहीं है, तो इतने ज्यादा लोग अपनी ग्रोथ की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि हम टैक्स बचाने की तरफ सोचते रहते हैं, और इतने हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में मतलब मल्टी मिलियन कंपनीज बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। जबकि हम जर्मनी में देखें या यूरोप में देखें या वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो मल्टी मिलियन कंपनी बहुत ज्यादा, मतलब अब तो मल्टी बिलियन कंपनीज आ रही हैं। तो बहुत ये ट्रेंड क्यों है? क्योंकि वो टैक्स से डरते नहीं है, और हम लोग टैक्स से डर के अपनी ग्रोथ की रोक देते हैं। जी, और क्वेश्चंस आपके दानिश? नहीं, मेरा सिर्फ कमेंट था कि आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, जो आपने बताया कि जॉब में आप बहुत हार्ड टाइम होता है ग्रोथ का, बट आई थिंक टैक्सेशन की जो हमें बैकग्राउंड एक पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, एंड देन विजन इज वेरी शॉर्ट साइटेड, और उसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है। until unless we have the awareness about taxation, I think it's a huge opportunity for the growth as an individual and as a family, as friends. So Definitely. just wanted to give this comment. बिल्कुल यही बात है कि ग्रोथ के एंडलेस चांसेस हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बैक ऑफ द माइंड डे 1 से हमें बता दिया जाता है जर्मनी इज अ पुलिस स्टेट, टैक्स स्टेट, और ये है तो वो है, तो हम डर के ना मतलब उसी एक खाने के अंदर ही रह जाते हैं। मतलब जी नवीद, आप या जी सॉरी, जी, मतलब एक ही नहीं प्रोसेस नहीं है, आप बताएं। एक ही प्रोसेस है। एंड मुझे जर्मनी इसलिए मतलब इसमें मैं कहूँगा कि ग्रोथ इसलिए भी है कि एक टफ, रफ एंड टफ प्रोसेस है। मींस इवन आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या आप कोई हायर स्टडीज ले रहे हैं, ये इतना आपको एक प्रोसेस स्टेबल बना देता है कि देन यू कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। तो आई थिंक वन हैज टू टेस्ट दिस फ्लेवर एटलीस्ट। बिल्कुल। जी नवीद। जी सॉरी मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज। नहीं नहीं, कोई तो मसला। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन पहले फराज भाई ने एड्रेस तो किया था, जो मैंने पूछा था कि जी कोई थ्रेशोल्ड आपकी सैलरीड इनकम का, तो फराज भाई ने उसको एक एंगल से एड्रेस किया कि अगर हमारी ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस हैं वो या अगर हमने एक्सपेंसेस करने हैं तो फिर आइंसर बेहतर है, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस अमाउंट को, प्रॉफिट को सेव करना है, तो फिर वो उगे की तरफ ना। तो मेरा क्वेश्चन एक दूसरे एंगल से है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर हम प्राइवेट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो एक सैलरीड पर्सन के हैं, तो और वो चल रहे हैं उसकी सैलरी से, अब जो अमाउंट ऊपर आएगी अगर इनकम होती है तो वो काइंड ऑफ सेविंग की तरफ ही जाएगी, या लेकिन फिर इसमें कोई एक थ्रेशोल्ड इस सेंस में, चूंकि हमारे यहाँ पे जर्मनी में जो टैक्सेशन है, स्पेशली जो इनकम टैक्स है, वो प्रोग्रेसिव टाइप है कि जो जो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है तो आपकी वो रेशो बढ़ती जाती है।
तो एक तरफ हमारा यूके का 30% है, तो कोई इधर हमारी आइन कॉमन का यानी जो इनकम है सैलरीड इनकम का कोई एक थ्रेशोल्ड है कि लेट्स से कि वो अगर आपकी 70,000 एनुअल इनकम से ज्यादा हो या उससे कम हो, या वो एक थ्रेशोल्ड है जिससे कम हो तो हम हमारे लिए आइंसल उन्टरनेहmer जो है वो एक सोल्यूशन है? इसका सीन ये है कि इन शॉर्ट हायर द इनकम हायर द टैक्सेस। तो जर्मनी में ये है कि मैक्सिमम जो इनकम टैक्स परसेंटेज है वो 45% है। अगर आपकी इनकम जो है 277,000 से ज़्यादा है तो आपको 45% तक मैक्सिमम टैक्स लग सकता है। लेकिन ये है कि इसमें बंदा ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा कमाऊँ नहीं और वो अपने आप को लिमिटेड करूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टैक्सेस देने होंगे। तो जैसा फराज मैंने कहा कि 50% भी अगर टैक्स है तो आप यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर बिजनेस। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड्स की बात करूँ तो नॉर्मली ऑन एवरेज 60,000 65,000 में जो है आपका टैक्स लाइबिलिटी अराउंड 20% पड़ती है जर्मनी में। लेकिन आपकी जैसे अगर 65 से लेके 200,000 तक जाएंगे तो 42% तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है व्हेन टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्सेस Einkommensteuer। तो ऑन एवरेज थ्रेशोल्ड जो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर है वो ही है 60 to 65,000 यूरोस, जिसमें 20% अप्रोक्सीमेटली होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर क्रॉस करते रहेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी अराउंड 42% तक जा सकती है। राइट, थैंक यू। मतलब शॉर्ट सा कमेंट ना मैं यही करना चाहता हूँ कि जैसे भी फराज ने बताया ना, मैं 277,000 पे हम 45% टैक्सेशन पे चले जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं 50% में 60% टैक्स देने को भी तैयार हूँ मैं, लेकिन ना अपने आप को मैं रोकूंगा नहीं कि मैं 1 मिलियन यूरो प्रॉफिट कमाऊँ। मेरे लिए तो वो ज्यादा बेहतर है 1 मिलियन कमाऊँ मैं, 50% या 60% भी मैं दे रहा हूँ, मेरे पास फिर 4 लाख यूरो है। ठीक है, अब 4 लाख यूरो बिजनेस में मैं नहीं जॉब में मैं नहीं कर सकता। तो दीज आर द चांसेस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट के मतलब हम टैक्स से नहीं डरे, चाहे वो हम 50% मतलब इमेजिनरी अमाउंट है, मतलब है नहीं है, इमेजिनरी अमाउंट भी हम करके 50% के ऊपर भी कैलकुलेट करें तो हमारी ग्रोथ के इतने चांसेस है कि फिर भी हमारे पास इतने पैसे हैं। और वो सूरत में अगर हम निकलवाते हैं, अगर हम नहीं निकलवाते तो हमारी ग्रोथ ही ग्रोथ है। और उसको आउट ऑफ जर्मनी निकलवाने के फिर 100 तरीके हैं। ठीक है, यानी आपको लाजमी नहीं है कि इतनी टैक्सेशन में भी जाना है, मतलब आपके पास 100 तरीके हैं उस टैक्स को कम करने के भी। तो उसी लिए टैक्स कंसल्टेंट इतने इंपॉर्टेंट है जर्मनी में, और दे आर प्लेइंग अ वेरी की रोल इन बिजनेस सेक्टर। और इसीलिए जर्मन कंपनीज ग्रोथ कर रही हैं इंटरनेशनल, इसलिए जाते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को शो करवा सके और टैक्सेस में रिलैक्सेशन देते रहे। तो इट्स ऑल अबाउट अवर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस जो है वो ग्रोथ के ऊपर है। बिजनेस ये नहीं कहता कि आपने कितना कमाया, बिजनेस ये देखता है कि आपने कितना ग्रो किया। ठीक है, जॉब ये कहती है कि आपने कितना कमाया। ठीक है, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब आपका या हमारा माइंडसेट ये बनाती है कि हमने कितना कमाया, और बिजनेस हमें ये सिखाता है कि हमने कितना ग्रो किया है। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन जॉब और बिजनेस, करके हम इसको किस एंगल से देखना शुरू करते हैं। और यही एंगल हमारी ख्वाहिश है कि आप सब इस एंगल के ऊपर आए कि हमने कितना ग्रो किया है। कमाया की बात खत्म हो जाती है बिजनेस के अंदर। मतलब आप देखें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ये नहीं सोचते हमने कितना कमाया, वो ये सोचते हैं कि हमने कितना ग्रो किया बिजनेस को। ठीक है, और जब हम जॉब में होते हैं तो हम हर वक्त मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं कि हमने कितना कमाया, कितना खर्चा, कितना कमाया, हम उसी में रहते हैं। तो ये एक बेसिकली माइंडसेट की गेम है बिजनेस, कि हमने कितना ग्रो किया है और कितना कमाया। कमाई तो ऑब्वियसली हो ही जानी है, एंड ऑफ द डे कमाई तो हो ही जानी है, लेकिन ग्रो कितना किया है दैट्स द की फैक्टर। तो मेरा ख्याल आज का काफी डिटेल्ड सेशन रहा है, टैक्सेशन के हवाले से काफी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। बाकी ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वी आर डन दानिश, कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो आपके वो आप ग्रुप में शेयर करते रहें, एक दूसरे से पूछें, मतलब वी आर ऑलवेज देयर। तो कोई कमेंट्स हैं आप लोगों के, फीडबैक है वो आप लोग बता दें, वरना फिर चलते हैं, इजाजत देते हैं। जी आतिफ। फरहाद भाई, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था वो होलसेल की वेबसाइट के हवाले से, तो वो मैं ग्रुप से ही पूछ लूंगा, ग्रुप में ही आपसे सवाल कर लूंगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया है, तो फिर वो इजी ठीक, रहेगा। वो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर लें, जितने भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप ग्रुप में पूछें। उधर मैंने आपको बताया, मैं 3-4 आपको बताऊंगा भी और चीजें भी। तो सही, अभी ये है कि अभी प्रैक्टिस मोड में आप
बस ओके, बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। किसी ने वॉल्स की कुल्फी खानी तो हमारे पास आया हुआ है वॉल्स की कुल्फी वाला। थैंक यू वेरी मच। एक कॉर्नेटो मंगवा लीजिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके